क्या हो अगर आप एक बेकार सा लड़का हो और ना ही आप स्कूल में फेमस हो, लेकिन एक दिन अगर आप एक ऐसी दुनिया पे चले जाओ जहाँ पर मैजिक भी एग्जिस्ट करता है और वहाँ पर जाने के बाद अगर आप एक रिंग किंग बन जाओ और रिंग किंग का ये ड्यूटी है कि उसको एवरेज किंग को हराकर इस दुनिया पे शांति लेकर आना है। लेकिन रिंग किंग का पावर को एक्टिवेट करने के लिए आपको 5 प्रिंसेस के साथ शादी करके एक ही बेड पे सोना पड़ेगा। तो फिर क्या होगा? क्या आप प्रिंसेस के साथ बहुत सारा कुछ करके रिंग किंग बनना पसंद करोगे या फिर नहीं? कहानी के स्टार्टिंग में सातो नाम का एक बच्चे को दिखाया जाता है जो की एक बीटल को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसके बाजू से काफी ज्यादा रोशनी आने लग जाता है, जिस चक्कर में वो नीचे गिर जाता है। और जब भी सातो वो लाइट के पास जाता है वो हद से ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो लाइट के अंदर से एक बूढ़े अंकल और एक लड़की भी आए होते हैं। और आगे वो लड़की सातो के पास आकर उससे पूछती है आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है, जिस पर वो शर्माते हुए कहता है मेरा नाम सातो है। और आगे वो लड़की अपना नाम ही में बताते हुए कहती है आज तुमने जो कुछ भी देखा वो किसी को भी मत बताना, इसके बदले में मैं तुम्हारे दोस्त बनूंगी। जिस दिन का सातो अपने मन में कहने लग जाता है उसी समय मुझे पता चल गया था कि मुझे हिमे को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और आगे सातो उससे हाथ मिलाते हुए प्रॉमिस करता है कि वो हमेशा हिमे को प्रोटेक्ट करेगा। जिसके बाद 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हिमे सुबह सुबह उसके पास आकर उसको उठाती है और यहाँ पर हिमे सातो के लिए ब्रेकफास्ट भी बनाया था, इसी वजह से वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और आगे सातो मनी मन कहने लग जाता है ये लड़की का नाम हिमे है, मेरी बचपन की दोस्त, और करीब 10 साल से वो मेरी बाजू वाले फ्लैट पे रहता हुआ आ रहा है। और हिमे का कोई भी पेरेंट्स नहीं है, वो अपने ग्रैंडफादर के साथ रहता हुआ आ रहा है। और आगे सातो उसके बुक्स की तरफ देखते हुए कहता है हाई स्कूल के बाद से तुम तो काफी ज्यादा चेंज हो गए हो। जिस पर हिमे बताती है मैं जानबूझकर अपने प्रोफाइल को लॉक कर दिया है जिससे कि मेरे ऊपर ज्यादा अटेंशन ना जाए, और वैसे ही मैं तो एक प्रिंसेस हूँ। जिस पर सातो कहता है मैं ये बात बचपन से सुनता हुआ आ रहा हूँ। और आगे हिमे सातो की तरफ देखते हुए उसके करीब जाने लगती है और इसी वजह से सातो भी काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है। और आगे हिमे उसके पास जाकर उसके गाल से एक चावल को निकाल लेती है, जो लेकर तुरंत हिमे वो चावल के दाने को तुरंत खा लेती है। और इसी वजह से सातो इतना ज्यादा शर्मा जाता है जिस वजह से उसका मुंह पूरा का पूरा लाल हो जाता है। जिसके बाद वो दोनों एक साथ स्कूल पे जाने लगते हैं और जाते हुए सातो उसके गले पे 2 रिंग को देखता है, जो देखकर सातो को अपने पास की मेमोरी याद आने लगता है, जहाँ पर हिमे बता रही थी ये रिंग मेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जहाँ पर वो बताती है ये रिंग मैं उसको दूंगी जिसके साथ मेरा शादी होगी, और क्या तुम फ्यूचर में जाके मेरे साथ शादी करोगे? और वो रिंग को देखकर सातो ये सारा कुछ सोच रहा होता है, लेकिन तभी हिमे उससे कहती है तुम ज्यादा सोचो मत, ये मैं तुमको नहीं दूंगी क्योंकि ये चीज मेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिसके बाद क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हिमे सभी को अपना नंबर दिखा रही होती है, जहाँ पर वो कहती है मैं तो एक प्रिंसेस हूँ, इसी वजह से मुझे जीनियस तो होना ही पड़ेगा, है ना? जिस सुनकर उसके दोस्त उससे पूछते हैं बचपन से हम ये सुनते हुए आ रहे हैं कि तुम एक प्रिंसेस हो, आखिरकार तुम कौन से किंगडम का प्रिंसेस हो? और दूसरे साइड सातो के दोस्त सातो से कह रहा होता है कल से समर ब्रेक स्टार्ट होने वाला है और इससे तुमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और वैसे भी तुम्हारे पास एक गर्लफ्रेंड है जिसके साथ तुम हमेशा स्कूल आते हो। जिस पर सातो बताता है ऐसा बात नहीं है, हिमे तो मेरे बगल वाले रूम पे रहता है, इसी वजह से हम दोनों एक साथ स्कूल आते हैं। जिस पर उसका दोस्त गुस्सा होकर कहता है चीजें हमेशा ऐसा नहीं रहेगी, और वो दोनों बातचीत कर ही रहा होता है तभी हिमे सातो को देख के एक स्माइल पास करता है। और तभी सातो के फोन में एक मैसेज आता है जो कि हिमे की तरफ से था, जहाँ पर लिखा होता है आज रात हम समर फेस्टिवल पे घूमने जाएंगे। जो देखकर सातो शर्मा जाता है और अपने मन में कहता है आखिरकार वो मुझे मैसेज क्यों कर रहा है, और उसका ये फेस को देखकर हिमे उसको और एक स्माइल पास करके यहाँ से चली जाती है। फिर शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों समर फेस्टिवल पे पहुँच जाते हैं, और वहाँ पर तो हिमे युकाटा पहना हुआ था, इसी वजह से सातो शर्माते हुए उसका तारीफ करने लग जाता है, और इसी वजह से हिमे शर्माते हुए उससे कहती है चलो आगे बढ़ते हैं। फिर फेस्टिवल पे घूमते हुए हिमे सातो को बता रही होती है क्या तुमको याद है जब हम दोनों बच्चे थे तब हम दोनों इस फेस्टिवल पे आया करते थे, लेकिन एक दिन हम दोनों गुम गए थे और मैं आगे खो ना जाऊँ इसी वजह से तुम पूरे समय तक मेरा हाथ पकड़ के रखा था। और सच में सातो तुम तो उस समय काफी ज्यादा कूल थे। और आगे मैं एक दुकान पे जाकर एक स्टफ टॉय को देखते हुए कहती है मुझे ये चाहिए सातो। जो सुनकर सातो वो दुकान से एक बंदूक को लेकर शूट करता है, जहाँ पर सातो पहली बार में वो स्टफ टॉय को जीत जाता है, और इसी वजह से हिमे काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और आगे वो दोनों एक पार्क के ऊपर आ जाते हैं, जहाँ पर सातो अपने मन में कह रहा होता है ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है कन्फेस करने का, और वो कन्फेस करने वाला होता है तभी वहाँ पर फायर वर्क स्टार्ट हो जाता है। जो देखकर हिमे कहती है मैं काफी ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं ये चीज तुम्हारे साथ देख पा रही हूँ, और उसका ये खुशी को देखकर सातो भी कुछ भी नहीं बोल पाता। और आगे हिमे शर्माते हुए उसको बताती है मेरा एक सीक्रेट है जो कि मैं तुमको कभी भी नहीं बता पाई। और आगे वो बताती है मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अपने घर को शिफ्ट करूंगी। जो सुनकर सातो तो सदमे में आ जाता है, और आगे वो दोनों घर पे आ जाते हैं जहाँ पर हिमे उसे शुक्रिया कहती है एक साथ घूमने जाने के लिए। और सातो कुछ बोले इससे पहले हिमे घर के अंदर चले जाती है, और इसी वजह से सातो भी अपने रूम पे आकर हिमे के बारे में ही सोचे जा रहा होता है, जहाँ पर सातो कहता है हिमे काफी ज्यादा दूर जा रही है आखिरकार कहाँ पर। और तभी अचानक से सातो के घर पर काफी ज्यादा लाइट आने लगता है, जो देखकर सातो अपने रूम के बाहर जाकर देखने लग जाता है, जहाँ पर वो देखता है पार्क के ऊपर तो वही लाइट आ रहा था जो कि 10 साल पहले भी आया था। और यहाँ पर हिमे तो उसके अंदर जाने वाली थी तभी यहाँ पर सातो आकर उसको पुकारता है, और
सातो को देखकर हिमे खुश होकर कहती है आखिरकार तुमको याद आ ही गया। असल में मैं एक दूसरी दुनिया पे जाने वाली हूँ क्योंकि मेरा शादी होने वाला है और तुम्हारे साथ मुझे काफी ज्यादा मजा आया, लेकिन अभी मुझे जाना पड़ेगा। और ये कहते हुए हिमे वो लाइट के अंदर जाने लगती है और वहाँ पर सातो उसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकती है। और ये देखकर सातो कहने लग जाता है मैं यहाँ पर हिमे को चाहने के लिए आया था, नहीं जो होगा देखा जाएगा। ये कहकर वो उस लाइट के अंदर चला जाता है और जब भी सातो का आंखें खुलता है वो देखता है वो तो एक अलग ही जगह पर है और वहाँ पर तो हिमे के साथ एक लड़की का शादी हो रहा होता है। और जब भी हिमे सातो को देखती है वो तो इमोशनल हो जाती है और सातो को देखकर प्रिंस हिमे से पूछता है आखिरकार ये लड़का कौन है। और सातो कुछ बोलने वाला होता है तो यहाँ पर एक खतरनाक मॉन्स्टर आकर उन लोगों पर अटैक कर देता है और वो मॉन्स्टर को देखकर हिमे के ग्रैंडफादर बोलते हैं मुझे पता ही था ऐसा कुछ होने वाला है। और आगे वो उसी मॉन्स्टर के सामने आ जाते हैं वो मॉन्स्टर को रोकने के लिए। और तभी अचानक से वो मॉन्स्टर हिमे के ग्रैंडफादर को दे मारता है और आगे वो कहने लगते हैं ये मॉन्स्टर को हराने के लिए हमें रिंग ऑफ लाइट की जरूरत पड़ेगी और जल्दी करो हिमे हमने रिंग प्रिंस को पहना दो। और इसके ये बात को सुनकर हिमे सीधा जाकर सातो को किस करती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और इसी वजह से वो रिंग सातो के पास चला जाता है और उसके साथ शादी भी हो जाता है। और ये देखकर प्रिंस कहता है हिमे तुम अपना मन का सुना। ये कहकर वो सातो को एक शॉट देता है और देखते देखते उन दोनों के पास वो मॉन्स्टर आ जाता है उन लोगों को खत्म करने के लिए। और तभी अचानक से सातो का हाथ में जो शॉट था वो रिंग के वजह से चमकने लग जाता है, जहाँ पर सातो कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा है आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है, बट कुछ भी हो जाए मैं हिमे को बचा कर ही रहूंगा। ये कहकर ये की अटैक में वो मॉन्स्टर को हरा देता है, जो देखकर सभी तो वहाँ पर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन इस वजह से सातो थक के मारे वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। और जब भी सातो अपना आंखें खोलता है वो सामने हिमे को देखता है, जहाँ पर हिमे उसको बताती है और हम दोनों अभी रॉयल पैलेस पे कपल बेड पे हैं। और उसका ये बात को सुनकर सातो तो काफी ज्यादा शर्मा जाता है और उसका ये फेस को देखकर हिमे पूछती है आखिरकार तुम शर्मा क्यों रहे हो, क्योंकि हम दोनों ने तो किस भी करी है। और आगे वो बताती है असल में मेरी शादी एक प्रिंस से होने वाली थी और मुझे उस प्रिंस से शादी नहीं करना था और तभी तुम भी आ गए, इसी वजह से मैंने तुमसे शादी कर लिया और ये सब के लिए मुझे माफ कर देना क्योंकि अब से तुम ही मेरे हीरो हो। और उसका ये बात को सुनकर सातो भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। और जब भी वो दोनों बाहर जाते हैं वो दोनों देखते हैं उस किंगडम के सभी लोग नया किंग को देखने के लिए आए होते हैं। और तभी हिमे के ग्रैंडफादर सातो से कहता है तुमको यहाँ पर कुछ बोलना पड़ेगा। और यहाँ पर धीरे धीरे करके सातो को भी समझ आ गया था, इसी वजह से वो चिल्ला कर कहता है मेरा नाम सातो है और मैं इस किंगडम का नया किंग हूँ और मैं इस दुनिया को बचाने के लिए आया हूँ। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सातो हमने मन में कहता है शायद मैं कुछ ज्यादा कह दिया। और तभी अचानक से उस जगह पर हिमे आ जाती है, जो देखकर सातो उससे कहता है आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर वो बताती है बेवकूफ हम दोनों की शादी हो गई है, इसी वजह से हम दोनों को अब से ऐसे ही नहाना पड़ेगा। और आगे वो दोनों ऐसे ही नहा रहे होते हैं, जहाँ पर हिमे उसको बताती है मुझे माफ कर देना, अगर मैं तुमसे शादी नहीं करती तो ये सारा कुछ नहीं होता। जिस पर सातो कहता है तुम ज्यादा टेंशन मत करो और वैसे भी हमारा समर ब्रेक चल रहा है। जहाँ पर हिमे कहती है मैं तो इस दुनिया से हूँ, इसी वजह से मुझे यहीं पर ही रहना पड़ेगा। जिस पर सातो कहता है अगर ऐसा बात है तो मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा और तुमको प्रोटेक्ट करूंगा। और सातो का ये बात को सुनकर हिमे कुछ याद करती है, बचपन पे हिमे को सभी काफी ज्यादा बुली करते थे लेकिन सातो हमेशा उसको प्रोटेक्ट करता था। जो सोचकर हिमे उससे कहती है मुझे ऐसा लगता है कि तुम हमेशा से मुझे काफी ज्यादा पसंद करते हो एक दोस्त के तौर पर। जिस पर सातो भी एग्री करता है। और तभी अचानक से उस किंगडम के खतरे की घंटी बजना स्टार्ट हो जाता है, जो सोचकर सातो भी डर के मारे खड़ा हो जाता है। और यहाँ पर सातो तो कुछ भी पहना नहीं था, इसी वजह से हिमे काफी ज्यादा डर जाती है। और तभी हम लोग एक बंदे को देखते हैं जो कि कहता है रिंग किंग आखिरकार तुम आ ही गए। और यहाँ पर किंगडम पे तो हमला हुआ था, इसी वजह से वो दोनों कपड़े पहनते हुए वहाँ पर जाने लगते हैं। और उन दोनों को देखकर एक सोल्जर बताता है हमारे किंगडम के ऊपर काफी सारे मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया है, इसी वजह से हमें आपका मदद चाहिए। जिस पर हिमे कहती है क्या तुम लोग पागल हो चुके हो, सातो के पास कोई भी कॉम्बैट पावर नहीं है। तो यहाँ पर हिमे के ग्रैंडफादर आकर बताते हैं हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है और जब तक उसके पास रिंग है उसको लड़ना ही पड़ेगा। और आगे वो सातो को एक हथियार देते हैं जिस वजह से वो चमकने लग जाता है, जो देखकर सातो कहता है मुझे इस दुनिया के बारे में और यहाँ पर क्या चल रहा है कुछ भी नहीं पता, लेकिन मुझे ये तो समझ आ गया है कि मुझे किसी भी हालत में हिमे को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हिमे उसको एक किस करता है जिस वजह से उसका पावर काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और दूसरी साइड हम लोग को एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि एक मेट के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन यहाँ पर सातो ठीक टाइम पे आकर वो मॉन्स्टर को हरा देता है। और यहाँ पर सातो तो अपने आप को काफी ज्यादा पावरफुल महसूस कर रहा था, जहाँ पर ग्रैंडफादर बताते हैं ये सारा कुछ हिमे के किस के वजह से हो रहा है और तुम दोनों के ये बोन के वजह से ये पावर आ रहा है और प्रिंसेस की यही ड्यूटी होती है कि वो रिंग किंग का पावर को एक्टिवेट करे, लेकिन ये चीज तुम्हारे लिए एक चैलेंजिंग हो सकता है कि तुम ये चीज कितने देर तक कंट्रोल कर सकते हो। और तुम ज्यादा चिंता मत करो, मैं ये सारा कुछ तुमको सिखा दूँ।
लूंगा। जिसिन का सातो उनसे पूछता है क्या आप असल में हिमे के ग्रैंडफादर हो, लेकिन मैंने सुना है आप तो एक ग्रेट सेज हो। जिस पर ग्रैंडफादर बताते हैं हाँ तुमने सही कहा, मैं एक ग्रेट सेज हूँ और मेरा नाम असल में एल्वस्टर है। और वो दोनों बातचीत कर ही रहे होते हैं तभी अचानक से आसमान पे एक अजीब सा मॉन्स्टर आ जाता है। और असल में वो मॉन्स्टर तो एबिस किंग का एक नाइट था, इसी वजह से एल्वस्टर उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सातो उसका बात को नहीं सुनता और वो सीधा उसके ऊपर अटैक कर देता है। और वो उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन इससे पहले ही वो नाइट उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से वो काफी दूर जाकर जमीन से टकराता है, लेकिन उसको ज्यादा चोट नहीं लगता क्योंकि उसके पास रिंकिंग का पावर जो है। और तभी एल्वस्टर उसके पास आकर कहता है सातो जल्दी से तुम यहाँ से भागो। और ये कहकर एल्वस्टर वहाँ से भाग जाता है, जो देखकर सातो भी उसके पीछे पीछे भागने लग जाता है, जो देखकर वो नाइट दो एबिस को उसके पीछे जाने के लिए कहता है। और इसी वजह से वो दोनों एबिस उसके पीछे भागने लग जाता है। और भागते हुए सातो पूछने लग जाता है आखिरकार वो कौन था, जहाँ पर वो बताते हैं वो तो एक नाइट था एबिस किंग का और उसके पास मैजिकल पावर भी है और वो काफी खतरनाक मॉन्स्टर है। और एल्वस्टर का सारा बातें सुनने के बाद सातो उससे पूछता है क्या मैं अपने रिंग के मदद से उसे हरा नहीं सकता, जिस पर एल्वस्टर कहता है ये सारा कुछ बाद में होगा, पहले हम लोगों को यहाँ से भागना पड़ेगा। और ये कहकर एल्वस्टर अपने मैजिक के मदद से वहाँ पर एक चट्टान खड़ा कर देता है और इसी वजह से वो मॉन्स्टर भी वहाँ पर ही अटक जाता है। और जब भी वो दोनों आगे बढ़ने वाले होते हैं वो दोनों काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उनके पीछे पहले से ही वो नाइट खड़ा हुआ था, लेकिन ठीक टाइम पे प्रिंस आकर उसके ऊपर कपड़ा लगाकर आग लगा देता है। और ये कहकर प्रिंस सातो से कहता है जल्दी से तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ, जिस इनका सातो कहता है मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा क्योंकि हिमे अभी भी यहाँ पर ही है, जिस पर प्रिंस बताता है तुम ज्यादा टेंशन मत करो क्योंकि हिमे अभी पूरी तरीके से सेव है। और आगे हम लोग देखते हैं वो लोग एक गाड़ी में बैठकर कैसल से दूर जा रहे होते हैं और प्रिंस के वजह से हिमे अभी भी जिंदा था, इसी वजह से सातो उससे थैंक्स कहता है, जिस पर प्रिंस कहता है कोई बात नहीं। और वो आगे बताता है मेरा नाम मार्स है और मैं गिसारा सेम्पेयर का सेकंड प्रिंस हूँ। और तभी एल्वस्टर बताने लगते हैं किंगडम का हालत काफी ज्यादा बुरी है और वो नाइट को अभी भी पता नहीं चला कि हम लोग कैसल से भाग चुके हैं। और एक बार अगर वो नाइट को पता चल गया कि हम लोग भाग चुके हैं तो वो लोग एबिस को भेजेगा हमारा पीछा करने के लिए। और अगर बात की जाए वो नाइट को हराने का, हम कभी भी ये रिंग के मदद से वो नाइट को हरा नहीं सकते हैं क्योंकि ये इम्पॉसिबल है। और अभी हम लोग को भागना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे पास अभी पूरी तरीके से पावर नहीं आया है और रिंग किंग के तौर पर तुम्हारे पास बस एक ही रिंग है और अपना फुल पावर पे आने के लिए तुमको अभी भी 4 रिंग को हासिल करना पड़ेगा। जिस पर सातो शॉक्ड होकर कहता है क्या ये वेटिंग रिंग नहीं है। और आगे एल्वस्टर बताता है अगर मैं सही शब्दों में बताऊं तो तुमको वो रिंग हासिल करने के लिए अभी भी 4 प्रिंसेस से शादी करना पड़ेगा और यही है रिंग किंग की ड्यूटी। क्या तुम ये चीज सुन के एक्साइटेड नहीं हो। और उन लोगों का ये बात को सुनकर हिमे काफी ज्यादा जेलस फील कर रही होती है। और आगे वो लोग के घर पर आ जाते हैं जहाँ पर एल्वस्टर उन लोगों को बताता है बहुत साल पहले एबिस किंग इस दुनिया पे आया था अपना डार्क पावर के मदद से ये दुनिया को कब्जा करने के लिए और इसी वजह से बहुत सारे देश तबाह हुआ और काफी सारे लोग मारे भी गए। और वो डार्क पावर को खत्म करने के लिए रिंग किंग ने 5 रिंग बनाए और वो रिंग के अंदर 5 अलग अलग पावर थे जैसे कि लाइट, फायर, वाटर, वाइंड एंड आर्थ। और ये रिंग के मदद से रिंग किंग ने एबिस किंग को सील कर दिया था और बाद में वो रिंग 5 अलग अलग लड़कियों को दिया गया। और अभी के लिए एबिस किंग दोबारा जाग गया है और अपना पावर को बढ़ा रहा है और तुम्हारा बस एक ही काम है, तुमको वो रिंग को 5 लड़की से कलेक्ट करना है और दोबारा पहले की तरह एबिस किंग को सील कर देना है। फिर नेक्स्ट सीन में सातो और हिमे को दिखाया जाता है जो कि एक साथ सोने वाले होते हैं और तभी अचानक से सातो के पीठ में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। और जब भी हिमे सातो का बॉडी को देखती है उसको पता चलती है सातो के बॉडी में तो काफी ज्यादा चोट लगा हुआ था। और ये सारा कुछ देखकर हिमे रोते हुए कहती है ये सारा कुछ मेरी गलती है, मैंने तुमको चूज किया, इसी वजह से तुमको ये सारा कुछ झेलना पड़ रहा है। और ये सारा कुछ कहती हुए वो रूम से भाग जाती है, जो देखकर प्रिंस उसके पीछा करते हुए बैल्कनी में आ जाता है और वहाँ पर तो प्रिंस खड़ा हुआ था, जो देखकर सातो उसे हिमे के बारे में पूछता है, जिस पर मार्स बताती है हाँ वो अभी अभी मेरे पास से गुजरी है और मैं समझ गया तुम दोनों बहुत सारा कुछ कर रहे थे है ना। जिस पर सातो घबराते हुए कहता है नहीं नहीं तुम गलत सोच रहे हो, हम दोनों वैसा बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। और आगे मार्स कहता है बाय द वे मैं तुमको थैंक यू कहना चाहता हूँ और मैं अभी काफी ज्यादा रिलीफ फील कर रहा हूँ रिंग किंग की ड्यूटी से। और वैसे भी तुम हिमे के लिए उस दुनिया से इस दुनिया पे आ गए, वो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा स्पेशल है ना। और मुझे माफ कर देना मैं तुम्हारा कुछ ज्यादा समय ले लिया और तुम जाकर पीछे देख सकते हो, मुझे लगता है वहाँ पर हिमे हो सकता है। और जब भी सातो उसके पास जाता है हिमे तो वहाँ पर फुट फुट के रो रही होती है, जो देखकर सातो उससे कहता है मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर आया हूँ और रिंग किंग बना हूँ और इसीलिए तुम अपने आप को दोष मत दो, आखिरकार तुमने अपना माइंड बना ही लिया इस दुनिया के शांति के लिए। और मुझे एक अनजान पर्सन से शादी करना पड़ जाता, लेकिन जब मैंने देखा तुम मुझे फॉलो करते हुए यहाँ पर आगे मैं काफी ज्यादा खुश हुई और इसी वजह से मैं उसी के साथ शादी किया जिसको मैं लाइक करती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों कमरे में होते हैं और वहाँ पर तो वो दोनों ही काफी ज्यादा शर्मा
मारे होते हैं। और आगे सातो उसको बेड पे लेटा देता है वो सारा कुछ करने के लिए। और आगे वो उसके साथ वो सारा कुछ करने वाला ही होता है, लेकिन तभी सातो कुछ रियलाइज करता है, इसी वजह से वो कुछ भी नहीं करता। जो देखकर हिमे उससे कहती है, सातो आखिरकार क्या हुआ है, क्या तुम मेरे साथ वो सारा कुछ नहीं करोगे? जिस पर सातो बताता है, मैं तुम्हारे साथ अभी ये सारा कुछ नहीं कर सकता। हम दोनों पहले बचपन के दोस्त थे और अभी हस्बैंड वाइफ है, और इसी वजह से हम दोनों को ही थोड़ा सा समय लगेगा ये चीज कैचअप करने के लिए। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एल्बस्टर उन दोनों से कहता है, यार तुम दोनों ने तो कल कुछ भी नहीं किया, इसी वजह से मेरा पूरा मूड खराब हो गया। और आगे वो कहता है, मैं ये देखकर काफी ज्यादा खुश हूँ कि तुम दोनों का बॉन्ड काफी ज्यादा अच्छा हो रहा है। और तभी वहाँ पर मार्स उन दोनों के लिए कुछ कपड़े लेकर आता है, और वो कपड़े पहनने के बाद एल्बस्टर बताता है, सबसे पहले हम एल्फ के इलाकों में जाएंगे, और हम लोग वहाँ पर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि एल्फ के रॉयल फैमिली के पास रिंग ऑफ विंड है, और इसी के साथ सभी एल्फ काफी ज्यादा खूबसूरत होते हैं। और जब भी वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं वो लोग देखते हैं वहाँ पर तो एक बैरियर लगा हुआ है, और तभी ग्रैंडफादर बताते हैं ये बैरियर अलग जातियों को अंदर जाने के लिए रोकता है। और तभी अचानक से उन लोगों के पास काफी बड़ा एक भालू आ जाता है, और इसी वजह से वो लोग डर के मारे वहाँ से भागने लग जाते हैं। और भागते हुए एल्बस्टर बताता है, सातो क्या तुम पागल हो, आखिरकार तुमने उसको क्यों चिढ़ाया? और मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ का मॉन्स्टर काफी ज्यादा खतरनाक होता है, और इसी वजह से हम लोग को यहाँ से भागना पड़ेगा। और आगे वो लोग वो बैरियर के सामने आ जाता है, और वो भालू भी उन लोगों के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी वो बैरियर की वजह से वो भालू काफी ज्यादा दूर चला जाता है। और दूसरी साइड पे वो लोग तो उस जगह के अंदर चले आए थे जहाँ पर सातो कहता है, मैं रिंग किंग हूँ और मैं यहाँ पर तुम्हारे प्रिंसेस के लिए आया हूँ। जिस पर वो एल्फ बताते हैं, हमने रिंग किंग के बारे में अफवाह सुनी है और हम लोग तुमको रिंग किंग के पैलेस पे भी लेकर जाएंगे, और तुम लोग चीजें जैसे चाहते हो वैसा ना हो तो तुम लोग दुखी मत हो जाना। और आगे वो लोग अंदर पे जाते हुए पैलेस पे पहुँच जाते हैं, और जब भी वो लोग अंदर पे जाते हैं सिंहासन पे तो कोई भी बैठा नहीं होता, और असल में प्रिंसेस तो उसके पीछे छुपी हुई थी। जो देखकर सातो कहता है, मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ इस दुनिया को बचाने के लिए। जिस पर वो कहती है, तुम दोनों ने तो शादी भी कर लिया है, इसका मतलब तुम दोनों ने किस भी किया है ना? जो सुनकर सातो हाँ कहता है, और इसी वजह से प्रिंसेस वहाँ से भाग जाती है, और ये देखकर वो सब तो काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं। और तो यहाँ पर उन लोगों के पीछे से एक बंदा आकर कहता है, तुम लोग परेशान होना हमारे प्रिंसेस के वजह से, लेकिन यही है हमारा प्रिंसेस, और प्रिंसेस से रिंग लेना आसान नहीं होगा। जो सुनकर सातो उससे पूछता है, आखिरकार आप कौन हो? जिस पर वो बताते हैं, मेरा नाम जेट है और मैं इस जगह का किंग हूँ, और अभी अभी जो भागी है वो रिंग प्रिंसेस ऑफ वाइंड है, और असल में वो मेरी छोटी बहन है, और तुमको देखकर ऐसा लग रहा है तुम ही रिंग किंग हो। और तभी उसका एक ही इशारे से चारों तरफ से सोल्जर उसे घेर लेते हैं, और ईमे के पूछने पर जेट बताता है, तुम ज्यादा चिंता मत करो, हम कुछ दिनों के लिए रिंग किंग के ऊपर नजर रखेंगे। और आगे वो लोग सातो को जेल में बंद कर देते हैं, और वहाँ पर सातो कहता है, तुम्हारा बहन तो काफी ज्यादा सेंसिटिव है। जिस सुनकर जेट गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है, मेरा बहन काफी ज्यादा काइंड और भोली है, और वो मुझसे काफी ज्यादा प्यार भी करती है, और काफी रीजन के वजह से मेरी बहन ये कैसल के बाहर पा भी नहीं रखी, और अभी तो मेरा बहन बस 54 ईयर का है, और इसी वजह से उसका शादी का वक्त नहीं हुआ है, और उसका बड़ा भाई होने के नाते मैं तुम्हारे ऊपर कुछ दिनों से नजर रखूंगा, और तुम ज्यादा चिंता मत करो, 80 साल बाद हम तुमको रिलीज कर देंगे, और उस टाइम पे मेरा बहन थोड़ा सा मैच्योर भी हो जाएगी। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जो सुनकर सातो तो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, और उससे कहता है, मैं इतने समय तक जिंदा नहीं रह पाऊंगा। और आगे जेट बताता है, चाहे एविस किंग हो या फिर कोई भी हो, जब तक हमारे पास ये बैरियर है तब तक हम लोग पूरी तरीके से सेफ है, और इसी वजह से कुछ भी हो जाए हम लोग ये बैरियर के सोर्स को हमेशा ही प्रोटेक्ट करते रहेंगे। फिर 3 दिन बीत जाता है जहाँ पर सातो का हालत काफी ज्यादा खराब होता है, और तभी उसके पास एक एल्फ आकर उसका मुंह दबाती हुए कहती है, मुझे पता है तुम वो 5 रिंग को कलेक्ट करके एविस किंग को हराने वाले हो, और क्या तुम सच में एविस किंग को हराओगे, ना कि इसके पीछे तुम्हारा कोई मकसद है? जिस पर सातो बताता है, मेरा बस एक ही मकसद है, मैं हमेशा हिमे के साथ रहना चाहता हूँ। और उसके ये बात सुनकर वो एल्फ उससे कहती है, तुम्हारे पास रिंग किंग की पावर है, लेकिन तुम इसके बावजूद भी एक ही लड़की से पूरा जिंदगी बिताना चाहते हो। और आगे वो एल्फ एक सीक्रेट डोर को ओपन करते हुए कहती है, मैं इस जगह का गार्ड हूँ और तुम एक लौटे पर्सन हो जो कि एविस किंग को हरा सकता है। और ये सारा कुछ जेट को भी पता है, लेकिन फिर भी वो तुमको यहाँ पर पकड़ के रखा है ताकि वो लोग वो बैरियर को बचा सके जो कि एक पिंजरे की तरह है। और आगे वो एल्फ सातो को अपने साथ लेकर जाता है, और थोड़ी देर जाने के बाद सातो एक जगह पर पहुँच जाता है, और वहाँ पर जाकर सातो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उन लोग के सामने 2 स्टैचू था जिसके हाथ में रिंग ऑफ विंड था। और आगे वो एल्फ बताती है, यही रिंग तुमको प्रिंसेस देने वाली है। और वो लोग बातचीत कर ही रहा होता है तभी वहाँ पर कोई आने लग जाता है, जिस वजह से वहाँ पर वो लोग छुप जाते हैं, और वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि प्रिंसेस था जो कि वो स्टैचू से बात करने लग जाती है। जो दिक्कत सातो वो एल्फ से पूछता है, क्या हमेशा नेफिटिस ये 2 स्टैचू से बात करता है? जिस पर वो एल्फ बताती है, ये कोई स्टैचू नहीं है बल्कि ये हमारा किंग और क्वीन है, और इनका दिल तो मर गया है लेकिन इनका बॉडी पत्थर जैसा बन गया है, और काफी सालों से किंग और क्वीन ही वो कर्स बैरियर को पावर दे रहे थे। और उसका ये बात को सुनकर सातो काफी जोर से चिल्ला देता है, और ये सारा कुछ तो नेफिटिस
नेफिटिस भी सुन लेती है। इसी वजह से वो पूछती है आखिरकार वहाँ पर कौन है, और इसी वजह से सातो उसका ध्यान भटकाने के लिए पक्षियों की आवाज निकालने लगता है। जो सुनकर वो एल्फ गुस्से से पूछती है क्या तुम पागल हो चुके हो, आखिरकार यहाँ पर कहाँ से ही बर्ड आएगा। और जब भी नेफिटिस सातो को देखती है वो काफी ज्यादा डर जाती है और वो वहाँ पर ही बेहोश हो जाती है। और तभी नेफिटिस को ढूंढते हुए वहाँ पर कोई आने लग जाता है, और इसी वजह से सातो और वो एल्फ नेफिटिस को लेकर वहाँ से भाग जाती है। और जब भी वो गार्ड वहाँ पर जाता है उसको तो वहाँ पर नेफिटिस नहीं मिलता है, और इसी वजह से वो गार्ड ये बात जेट को जाकर बताता है। जो सुनकर जेट काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और आगे वो नेफिटिस को ढूंढने के लिए कहता है। और दूसरा सातो और नेफिटिस को दिखा जाते हैं जहाँ पर नेफिटिस अभी भी बेहोश थी। और तभी सातो को एक पास्ट मूवमेंट याद आता है जहाँ पर वो एल्फ सातो से कहती है प्रिंसेस अभी बेहोश है और तुम्हारे पास यही मौका है, जल्दी से तुम अपना मिशन को कंप्लीट कर लो। लेकिन इसके बावजूद भी सातो अभी भी वहाँ पर बैठा हुआ होता है। और जब भी नेफिटिस को होश आती है वो सातो को देखकर काफी ज्यादा डरने लग जाती है, और वो इतना ज्यादा डर गया था जिस चक्कर में वो उल्टियाँ कर देती है। और जब भी बाकी लोग जेल पे जाकर देखते हैं उन लोगों को पता चलता है वहाँ पर तो सातो नहीं था, और वो लोग बातचीत कर ही रहा होता है। तभी वहाँ पर वही एल्फ आकर जैसे कहती है काफी ज्यादा देर हो चुकी है और अब तक तो सातो नेफिटिस को लेकर भाग चुकी है। जिस पर जेट कहता है मुझे पता है एल्डर आप झूठ बोल रही हो। जिस पर वो बताती है अब तुमको सच्चाई को अपनाना ही होगा जेट, अब से तुम्हारी छोटी बहन तुमको पसंद नहीं करेगी और इसी के साथ तुमको बड़े भाई कहकर भी नहीं पुकारेगी। और इसका ये बात को सुनकर जेट का हालत काफी ज्यादा ही खराब हो जाता है। और तभी हम लोग को सातो और नेफिटिस को दिखाया जाता है जो कि अपना कपड़े सुखाने के लिए देता है, और उल्टियाँ करने के वजह से वो तो काफी ज्यादा दुखी होती है। इसी वजह से सातो उससे पूछता है नेफिटिस क्या मैं तुमको सच में डरावना लगता हूँ। जिस पर नेफिटिस बताती है मैं हमेशा से ये पैलेस के अंदर पली हूँ और आज तक मैं कभी भी ये पैलेस से बाहर नहीं गई, इसी वजह से मैं अनजान पर्सन से काफी ज्यादा डरती हूँ। जो सुनकर सातो कहता है मुझे पता है मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ बट फिर भी मैं स्पेशल नहीं हूँ और इस दुनिया के बारे में जानने के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जो सुनकर नेफिटिस उससे पूछती है आखिरकार तुम्हारा दुनिया कैसी है, क्या तुम्हारे दुनिया पे काफी सारा गॉब्लिन है और मॉन्स्टर से भरी पड़ी है। जो सुनकर सातो बताता है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे दुनिया पे, और असल में मेरी दुनिया तो काफी ज्यादा शांत है। जो सुनकर नेफिटिस तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उससे पूछती है क्या तुम्हारी दुनिया पे एल्फ भी होती है। और यहाँ पर नेफिटिस तो पूरी तरीके से बिना कपड़ों में था जिस वजह से सातो काफी ज्यादा शर्मा जाता है, लेकिन फिर भी सातो बताता है नहीं हमारे दुनिया पे कोई भी एल्फ नहीं है। जिस पर नेफिटिस तो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। अब तभी सातो पूछता है क्या तुमको दूसरी दुनिया के बारे में इंटरेस्ट है। जिस पर नेफिटिस बताती है हाँ मुझे बाहरी दुनिया के बारे में जानने में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। और तभी वहाँ पर नेफिटिस के भाई और बाकी सब वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जिस सुनकर सातो अपना कपड़े पहनते हुए कहता है मैं यहाँ पर हिमे के लिए आया था और हिमे के लिए मैं बस 5 रिंग को कलेक्ट कर रहा हूँ और मैं तुमको फोर्स नहीं करूंगा, तुम अपना डिसीजन खुद ले सकते हो। और जब भी वो लोग बाहर जाते हैं ये देखकर जेट तो काफी ज्यादा गुस्सा होता है। जो देखकर नेफिटिस उससे कहती है आप जैसा सोचते हो सातो वैसा नहीं है। जिस पर जेट कहता है हमारे पेरेंट्स ने वो रिंग को पहन के रखा है इसी वजह से हम लोग सुरक्षित हैं, और क्या तुम अपने मॉम डैड को धोखा देना चाहते हो, जल्दी से तुम मेरे पास आओ। और इसी वजह से नेफिटिस भी उसके भाई के पास जाने लगता है। और तो यहाँ पर एल्डर आकर कहती है जेट ये सारा कुछ मैंने किया है और पता नहीं तुम रिंग किंग को क्यों नहीं पसंद करते हो, लेकिन मैंने सातो के ऊपर काफी देर तक नजर रखा। और आगे एल्डर के कहने पर जेट मान जाता है और वो अपनी बहन को लेकर यहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हिमे सातो से कहती है मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा परेशान थी। और तभी उस जगह पर एल्डर आकर उन दोनों से झुककर कहती है मैं इस जगह का सबसे पुराना एल्फ हूँ। जिस सुनकर सातो पूछता है क्या नेफिटिस हमेशा से ऐसी ही थी ना कि वो अपने मॉम डैड की वजह से ऐसे बना है। जिस सुनकर एल्डर एल्फ बताती है अब टाइम आ चुका है तुमको सारा कुछ सच बताने का। बहुत समय पहले नेफिटिस के मदर और उसके सिस्टर पहले नहीं थे जो कि रिंग को पहनने वाले थे, और हमारे ये कैसल को बचाने के लिए काफी सारे सिस्टर को बनाए गए, लेकिन जो ओल्डर सिस्टर थी उसको एक ट्रैवलर से प्यार हो गया और वो पर्सन तो एक इंसान था, इसी वजह से इस जगह पे पूरा हलचल मच गया। अगर वो ह्यूमन को रिंग ऑफ विंड मिल गया तो वो इस जगह को छोड़ के चला जाएगा या फिर उसका और कोई मकसद होगा। ऐसे ही काफी सारा अफवाह फैलती गई और इसी वजह से सवियल वो इंसान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। लेकिन दूसरी साइड प्रिंसेस वो ट्रैवलर से काफी ज्यादा प्यार करने लग गई थी, लेकिन एक दिन वो ट्रैवलर हमारे प्रिंसेस को छोड़ दिया और ये कंफर्म नहीं है कि वो प्रिंसेस को छोड़ दिया ना कि हमारे लोग ने उसको मार डाला। लेकिन जब से वो ट्रैवलर गया हमारे लोगों के अंदर काफी ज्यादा शांति आ गई थी, लेकिन दूसरी साइड प्रिंसेस भी काफी ज्यादा उदास होने लग गई और इसी वजह से प्रिंसेस ये जगह को छोड़ के चली गई और हम लोगों को एक श्राप देते गई कि जो कोई भी ये रिंग को पहनेगा इस जगह पे एवेस का हमला होना स्टार्ट हो जाएगा और इसी वजह से एक ही झटके में ये जगह पूरा तबाह हो जाएगा। और ये श्राप के वजह से सभी एल्फ काफी ज्यादा डरने लग गए और इसी वजह से नेफिटिस के मॉम डैड वो रिंग को पहन के उसका श्राप को अनलिस्ट कर दिया था, जहाँ पर वो लोग एक कर्स बैरियर को एक्टिवेट किया ताकि कोई भी नेशन के अंदर ना आ सके। लेकिन इसके कारण उन दोनों को एक कीमत चुकाना पड़ा, जहाँ पर वो दोनों पत्थर में बदल गए और पत्थर बनने से पहले नेफिटिस के मॉम उससे एक वादा करवाया कि तुम प्रॉमिस करो कभी भी तुम ये नेशन
से बाहर नहीं जाओगी। और ये कहकर किंग और क्वीन पत्थरों में बदल गए। और ये सारा कुछ सोच के नेफिरिस काफी ज्यादा उदास हो जाती है। फिर अगले दिन का सीन दिखा जाता है जहाँ पर सातो पूछता है क्या अब हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे, जिस पर ग्रैंडपा बताते हैं एविस किंग यहाँ पर कभी भी आ सकता है, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते। जिस इनका सातो पूछता है आखिरकार रिंग का क्या होगा, जिस पर वो कहते हैं हम लोग रिंग को लेने के लिए बाद में आ जाएंगे और हमारा गोल बस एक ही है कि हम लोग को ज्यादा से ज्यादा रिंग को कलेक्ट करना है ताकि हम लोग उसके मदद से एविस किंग के नाइट को हरा सके। और इस पर सातो भी मान जाता है और वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं। और ये सारा कुछ देखकर जेट अपने मन में कहता है चलो अच्छा ही हुआ कि ये लोग यहाँ से चले गए। और तो यहाँ पर जेट के पास एक बंदा आता है जो कि काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है, जहाँ पर वो कहता है एविस किंग की सेना हमारे कर्ज बैरियर को तोड़ के अंदर आ रहे हैं। और उसका ये बात को सुनकर जेट तो काफी ज्यादा घबरा जाता है। और दूसरी साइड एविस किंग की सेना को दिखाया जाता है जो कि उस बैरियर को तोड़ के अंदर आ जाते हैं। और देखते देखते वो बैरियर के अंदर काफी ज्यादा मॉन्स्टर घुस जाते हैं। और दूसरी साइड सातो सभी के साथ यहाँ से बाहर जाने वाले होते हैं, तभी वो लोग काफी सारे मॉन्स्टर को देखते हैं। और इतने सारा मॉन्स्टर को देख के सातो कहता है क्या बैरियर काम नहीं कर रहा है, और आखिरकार बैरियर के अंदर इतने सारे मॉन्स्टर कैसे आ गए। और वो सभी मॉन्स्टर तो कैसल के पास जा रहे थे, इसी वजह से ग्रैंडफादर सातो से कहता है जल्दी से जाओ और बोरिंग को जाकर प्रोटेक्ट करो। और अपना पावर को एक्टिवेट करने के लिए सातो हिमे के साथ एक किस करता है। और दूसरी साइड सभी मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि शहर पे काफी ज्यादा तबाही मचा रहा था, जो देखकर एल्डर नेफिटिस के पास जाकर उसको बाहर की सिचुएशन बताती है, जिस पर नेफिटिस बताती है मुझे बाहर की टेंशन नहीं है क्योंकि मेरे भैया सारा को संभाल लेंगे। और दूसरी साइड वो एविस किंग का नाइट को दिखाया जाता है जो कि रिंग के पास पहुंच जाता है और वो रिंग को लेने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर जेट आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन नाइट तो काफी ज्यादा पावरफुल था, जहाँ पर वो एक ही अटैक में जेट को काफी दूर फेंक देता है। और इसी वजह से एक ही अटैक में जेट का हालत काफी ज्यादा खराब हो जाता है। लेकिन फिर भी वो बोलता है मैं अपने लोगों को तुमको मारने नहीं दूंगा और कुछ भी हो जाए मैं रिंग ऑफ विंड तुमको नहीं दूंगा। जिस इनका नाइट उसके ऊपर काफी खतरनाक एक अटैक करता है और वो अटैक जेट को लगने वाला था, लेकिन ठीक टाइम पे सातो आकर उसको बचा लेता है। और सातो को देखकर जेट पूछता है आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों आए हो, जिस पर सातो बताता है मैं एक रिंग किंग हूँ और इसी वजह से मैं इस जगह को बचाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और आगे वो नाइट से कहता है मैं पिछली बार तुमको नहीं हरा पाया था, लेकिन इस बार मैं तुमको हरा कर ही मानूंगा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं इस बार काफी ज्यादा पावरफुल बन गया हूँ। और ये बोलते टाइम सातो हिमे की तरफ देख रहा था, जिस वजह से हिमे काफी ज्यादा शर्मा जाती है, लेकिन काफी कोशिश करने के बावजूद भी सातो नाइट के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और आगे हिमे जेट के पास जाकर उसको पट्टी लगा देती है, जहाँ पर वो कहती है तुम चिंता मत करो सातो हमें जरूर बचाएगा। जिस पर जेट कहता है हाँ मुझे पता है और कुछ भी हो जाए मैं अपनी बहन को प्रोटेक्ट कर ही रहूंगा और कुछ भी हो जाए मैं अपनी बहन को ये कर्ज बैरियर से आजाद करूंगा। और यहाँ पर सातो तो वो नाइट से काफी ज्यादा पीटता है क्योंकि उसके पास एक ही रिंग है, इसी वजह से वो काफी ज्यादा कमजोर है। और ये सारा कुछ हिमे समझ जाती है और वो जल्दी से भाग के एक जगह पे जाने लग जाती है। और असल में हिमे तो नेफिटिस के रूम के पास गया था उसे मदद मांगने के लिए, और यहाँ पर सातो उसे लड़ ही रहा होता है, तो यहाँ पर एल्डर आकर बताती है हिमे नेफिटिस के पास गई है उसे मदद मांगने के लिए। जिस इनका सातो पूछता है आखिरकार हिमे वहाँ पर क्यों गया है, जिस पर वो बताती है शायद हिमे तुमको बचाना चाहती है, इसी वजह से वो वहाँ पर गई है। और जब तक नेफिटिस यहाँ पर नहीं आ जाता जब तक हम लोग को ये नाइट को उलझा कर रखना पड़ेगा। और दूसरी साइड हिमे नेफिटिस से कहती है प्लीज तुम सातो से शादी कर लो और तुम्हारे अंदर भी जो फीलिंग है तुम मुझे बता सकते हो, क्योंकि मेरा भी पेरेंट्स रिंग ऑफ लाइट को बचाने के चक्कर में मारे गए थे, इसी वजह से मैं भी तुम्हारे फीलिंग को समझ सकती हूँ। और मुझे काफी ज्यादा अफसोस है कि मैं सातो के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मेरे पेरेंट्स ने वो बैरियर को इसलिए बनाया ताकि मुझे वो रिंग पहनना ना पड़े, तो फिर मैं कैसे अपने पेरेंट्स का वादे को तोड़ दूं। और इसी वजह से हम दोनों ही एक जैसे बिल्कुल भी नहीं है। जिसन का हिमे कहती है हाँ तुमने सही कहा, लेकिन तुम होपलेस नहीं हो और ये नेशन को बचाने के लिए सभी लोग दूसरी साइड फाइट कर रहे हैं। जिसन का नेफिटिस बोलती है रिंग का काम ही है फाइट करना, इसी वजह से वो फाइट कर रहा है। जिस पर हिमे कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो तुम्हारे टाउन को बचाना चाहता है, इसी वजह से वो अभी फाइट कर रहा है। और ये सुनने के बाद नेफिटिस भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और आगे हिमे रोते हुए कहती है अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो सातो मारा जाएगा और मैं उसको अकेले नहीं मरने दे सकती, इसी वजह से प्लीज तुम कुछ करो। और ये कहते हुए वो काफी ज्यादा रोने लग जाती है। और तभी नेफिटिस अपना दरवाजे को खोलते हुए कहती है क्या मैं सच में मदद कर भी पाऊंगी। और आगे वो लोग सातो के पास काफी बड़ा एक हथौड़ा लेकर आते हैं और नेफिटिस को देखकर जेट पूछता है आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और आगे वो दोनों मिलकर वो बड़े से हथौड़े को लेकर वो स्टैचू को तोड़ देते हैं, जो देखकर जेट का हालत काफी ज्यादा खराब हो जाता है। और इसी वजह से जो कर्ज बैरियर होता है वो पूरी तरीके से टूट जाता है। और आगे नेफिटिस वो रिंग को उठाकर सातो को एक किस करती है और इसी वजह से सातो और नेफिटिस की शादी भी हो जाता है, जो देखकर जेट कहने लग जाता है अगर कर्ज बैरियर नहीं रहा तो एविस किंग हमारे शहर को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। जिस इनका नेफिटिस बताती है अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो रिंग किंग हमारी मदद करेगा। और आगे वो दोनों मिलकर पावर को एक्टिवेट करते हैं और वो रिंग से इतना ज्यादा पावर निकलता है जिस वजह से एक ही झटके में सभी
टोस्टर खत्म हो जाता है और वो लाइट के वजह से नाइट को भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। और जब भी सातो उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है वो नाइट भी उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन वो रिंग की वजह से सातो तो काफी ज्यादा पावरफुल बन गया था, जहाँ पर सातो उसका अटैक को डॉज करके अपना तलवार को वो नाइट के अंदर घुसा देता है। लेकिन तभी अचानक से सातो वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। और जब भी सातो को होश आता है वो अपने सामने नेफिटिस और हिमे को देखता है। तो यहाँ पर ग्रैंडफा आकर सातो से कहते हैं तुमसे कोई मिलना चाहता है। तो यहाँ पर एक छोटी सी एल्फ आकर कहती है तुम्हारा शुक्रिया रिंग किंग, क्योंकि आप ही के वजह से हमारा शहर अभी तक सुरक्षित है। और सातो के पूछने पर ग्रैंडफा बताते हैं ये वही एल्डर एल्फ है जो कि उस टाइम पे टाउन को छोड़ दिया था। जो देखकर सातो काफी गुस्से से पूछता है आखिरकार आप यहाँ पर किस लिए आए हो, जहाँ पर वो बताती है मैं ही वो नाइट थी। और आगे एल्डर एक ब्लैक रिंग सातो को दिखाते हुए कहती है यही वो रिंग है जो कि इतने सालों से क्वीन को कंट्रोल कर रही थी। और आगे क्वीन बताने लग जाती है जब मैंने अपना पैर को खोया और इस टाउन को छोड़ा मैं इस टाउन को दोबारा देखना नहीं चाहती थी। और इसी चीज का फायदा उठा के एविस किंग ने मेरे को मैनिपुलेट किया, जहाँ पर एविस किंग ने मुझे ब्लैक रिंग ऑफ वुंड पहना के एक नाइट बना दिया। जिस उनका साथों सोने लग जाता है क्या एविस किंग इतना ही ज्यादा खतरनाक है। जिस पर एल्डर बताती है एविस किंग ने अपने फिजिकल फॉर्म को खो दिया है जब वो पहली बार रिंग किंग से फाइट की थी और उसका सोल अभी एक जगह पर कैद पड़ा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी सेना को अभी भी बढ़ा रहा है। जिस उनका साथों जल्दी से खड़ा होकर कहता है मुझे जल्दी से बाकी सभी रिंग को भी इकट्ठी करनी होगी। तभी वो गिरने वाला होता है लेकिन ठीक टाइम पे ही में उसको पकड़ लेती है। जिस पर एल्डर बताती है तुमने अपना रिंग किंग का पावर कुछ ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है और उस टाइम पे तुम मर भी सकते थे, लेकिन ये दोनों प्रिंसेस का प्यार तुमको बचा रहा था। और तभी सातो रियलाइज करता है कि उसको तो दो वाइफ मिल चुका है और वो कुछ बोलने वाला होता है। तभी नेफिटिस उससे कहती है पास में काफी अच्छा एक हॉट स्प्रिंग है, चलो हम लोग वहाँ पर चलते हैं और इस वजह से तुम्हारा थकान भी पूरी तरीके से मिट जाएगी। और उसको इतना जरा खुश देखकर सातो भी कुछ भी नहीं बोल पाता। और आगे वो तीनों हॉट स्प्रिंग पे जाकर नहा रहे होते हैं, जहाँ पर नेफिटिस हिमे से पूछती है क्या तुम मुझे गाइड कर सकते हो जिससे कि मैं भी तुम्हारी तरह सातो को प्यार दे सकूं। जिस पर हिमे कहती है हाँ मैं तुमको सिखा दूंगी, लेकिन इसके लिए हर दिन रात पे तुमको सातो को किस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एल्डर एल्फ आकर कहती है मैंने कभी भी दूसरी दुनिया के लोगों को रोमांस करते हुए नहीं देखा, इसी वजह से मैं भी ये देखना चाहती हूँ। और आगे हिमे शर्माते हुए कहती है नेफिटिस देखो आखिरकार ये कैसे करते हैं। और ये कहती है हिमे सातो के काफी ज्यादा क्लोज आ जाती है और ये सारा कुछ देखकर सातो उसको रोकते हुए कहता है अगर तुम ऐसा ही करते रहोगे तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। और दूसरी साइड क्वीन को दिखाया जाता है जो कि एल्बस्टर से पूछती है जिससे कि मैं काफी ज्यादा प्यार करती थी, क्या आप बता सकते हैं आखिरकार वो कहाँ पर मिलेगा। जिस इनका एल्बस्टर उसको एक लॉकेट देते हुए कहता है ये चीज मुझे किंग ने दिया था और वो जहाँ पर भी है वो अभी जिंदा है और अभी भी वो तुमको काफी ज्यादा पसंद करता है। और असल में ये वही लॉकेट होता है जो कि क्वीन ने उसको दिया था। और बाद में हम लोग देखते हैं बाकी सब यहाँ से जाने लगते हैं। और तो यहाँ पर नेफिटिस आकर साथों से कहती है मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। और बाद में क्वीन को एल्डर से पता चलता है कि वो पहले जिससे प्यार करता था वो और कोई नहीं बल्कि एल्बस्टर ही था। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सातो नेफिटिस के साथ वो सारा कुछ कर रहा था और उन दोनों का ऐसा करते हुए देखकर हिमे काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है। फिर वो दोनों वो सारा कुछ करना स्टार्ट करने ही वाले थे तो यहाँ पर हिमे का आँख खुल जाती है, जहाँ पर उसको पता चलता है ये तो बस उसका एक सपना था। फिर हिमे उठकर सातो के पास जाता है जो कि नेफिटिस को खाना दे रहा था और वो लोग बातचीत कर ही रहा होता है। तभी मार्स पूछता है आखिरकार अब हम कौन से किंगडम में जाने वाले हैं। जिस पर एल्बस्टर बताते हैं अब हम रिंग ऑफ वाटर पे जाएंगे। जो सुनकर तो मार्स काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और यहाँ पर खाना खाने के टाइम पे नेफिटिस का मुंह जल जाता है, इसी वजह से सातो उसके पास जाता है। जो देखकर हिमे थोड़ी सी जेलस फील करके अपने मन में सोचती है सातो कुछ टाइम से नेफिटिस के साथ कुछ ज्यादा ही टाइम स्पेंड कर रहा है और इसी वजह से वो गुस्सा होकर कहती है मेरा खाना कहाँ है सातो। जिस पर सातो कहता है मैं अभी बिजी हूँ, इसी वजह से तुम अपना खाना खुद ही ले लो। और ये बात को सुन के हिमे रोती हुई यहाँ से भागने लग जाती है, लेकिन ठीक टाइम पे सातो उसको पकड़ लेता है। तो यहाँ पर अचानक से एक चलता फिरता सिटी आता है और वो सिटी को देख के उन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था आखिरकार ये क्या है। जो देखकर एलिवेस्टर काफी ज्यादा खुश होता है और बताता है आज का दिन हमारे लिए काफी ज्यादा लकी है और ये है रिंग ऑफ फायर और ये काफी बड़ा चलती फिरती सिटी है, इसी वजह से हम लोग इसका मौका को नहीं गवा सकते और इसी वजह से हम लोग पहले रिंग ऑफ फायर का रिंग लेंगे और उसके बाद ही हम लोग रिंग ऑफ वाटर की रिंग लेने के लिए जाएंगे। और ये बात को सुनकर मार्स थोड़ा सा उदास होता है और ये चीज सातो देख लेता है और तभी एलिवेस्टर चिल्लाता है हम इसके अंदर जाना चाहते हैं। और ये सुनकर तभी अचानक से ऊपर से एक सीढ़ी आता है और वो सीढ़ी को देखकर नेफिटिस काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसको ऊंचाइयों से डर लगता है और उसका ये हालत देखकर सातो कहता है तुम चिंता मत करो मैं तुमको ऊपर पे लेकर जाऊंगी। जो सुनकर हिमे जेलस होती हुई कहती है तुम चिंता मत करो मैं उसको ऊपर लेकर जाऊंगी। और आगे सभी लोग ऊपर पे चढ़ने लग जाते हैं और सातो चढ़ते हुए ऊपर का नजारे को देखते हुए कहता है भगवान मुझे प्लीज एक बार दिला दो। और बाद में जब भी सभी लोग ऊपर चढ़ते हैं वो जगह तो काफी ज्यादा सुंदर लग रहा था। और तभी एल्बस्टर बताने लगते हैं पहले रिंग किंग के अर्ली एरा में कैट फॉक्स ने उसके जमीन खोदी और
इसके बाद वो लोग एक मूविंग प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना सिटी बनाए और इसी वजह से ये सिटी अपने आप ही मूव करता है और इसी के साथ ये सिटी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर एल्बास्टर ये सारा कुछ बता ही रहे होते हैं, तो यहाँ पर हीमे और नेफिडिस वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ पर नेफिडिस तो इस जगह का चीजों को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि वो पहली बार ये सारा कुछ देखा था। और जब भी वो देखती है साथो यहाँ पर नहीं है, वो काफी ज्यादा डरने लगती है, जिस चक्कर में नेफिडिस डर के मारे वहाँ पर ही उल्टिया कर देती है। और तभी हीमे कैट फॉक्स को देखते हुए कहती है इनका कान तो काफी ज्यादा क्यूट है, जिस पर नेफिडिस बताती है ये लोग बिल्कुल भी क्यूट नहीं है, क्योंकि इन लोगों के ऊपर वॉरियर का खून बह रहा है और ये लोग काफी ज्यादा डरावने हैं और ये सारा कुछ मैंने एक बुक में पढ़ा था। तो यहाँ पर एक कैट फॉक्स आकर कहती है अगर तुम लोग खो गए हो तो एरिना पे जाकर तुम लोग वेट कर सकते हो, क्योंकि ये इस जगह का सबसे फेमस जगह है। और दूसरे साथों भी काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है, जहाँ पर वो कहता है हीमे और नेफिडिस आखिरकार तुम कहाँ पर हो। और तो यहाँ पर मार्स दो कैट फॉक्स से पूछती है क्या आप बता सकते हो रिंग ऑफ फायर की कोइन हमें कहाँ मिलेगी, जो सुनकर एक कैट फॉक्स कहती है हाँ मुझे समझ आ गई कि तुम प्रिंसेस के साथ ब्लैंक डेट पर जाना चाहते हो। और उन लोगों का ये बात को सुनकर वो तीनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और दूसरी साइड हीमे और नेफिडिस वही एरिना के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों एक जगह पे बैठकर खाना खा रही थी। और खाना खाते हुए नेफिडिस के गाल पे थोड़ा सा खाना लग जाता है और इसी वजह से हीमे उसका गाल से खाना को पोंछ देती है, जो देखकर नेफिडिस कहती है आप और साथो बिल्कुल एक जैसे हो और आप दोनों जब मेरे साथ रहते हो मैं अपने आप को काफी ज्यादा सेफ फील करती हूँ और मुझे लगता है मैं आप दोनों के बीच में आ गई हूँ। जो सुनकर हीमे कहती है तुम बिल्कुल भी टेंशन मत करो, मैं इस बात को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, जिस पर वो बताती है लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा तो जेलस फील करती होगी। और उसका ये बात को सुनकर हीमे भी कुछ भी नहीं बोल पाती और आगे नेफिडिस बोलती है मुझे पता है आप साथों को काफी ज्यादा ही पसंद करते हो और मुझे ये भी पता है आप दोनों का प्यार पूरा ही सच्चा है। और वो और भी कुछ बताने वाली होती है, तभी एरिना से एक बंदा नीचे आकर गिरता है और उसे देखकर हीमे और नेफिडिस काफी ज्यादा डर जाते हैं और देखते देखते उस जगह पे साथो भी आ जाता है, जो देखकर हीमे सीधा जाकर ये सब के बारे में साथो को बता देता है। और जब भी वो लोग अंदर जाते हैं वो लोग देखते हैं प्रिंसेस तो एक पर्सन के साथ लड़ाई कर रही थी और आगे प्रिंसेस एक ही अटैक में वो पर्सन को हरा देता है और ये देखकर साथो तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और आगे प्रिंसेस कहती है आखिरकार अगला कौन है और यहाँ पर हम लोग को पता चलता है ये प्रिंसेस के नाम ग्रेनट है। और आगे प्रिंसेस जब भी साथो के हाथ पे वो रिंग को देखती है वो कहती है तो आखिरकार तुम ही हो रिंग किंग, और अगर तुमको मेरे हस्बैंड बनना है तो तुमको मेरे से भी ज्यादा ताकतवर होना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा हस्बैंड कोई कमजोर पर्सन हो। और ये कहकर ही प्रिंसेस सीधा साथो के ऊपर अटैक कर देती है, जो देखकर साथो भी उसका अटैक से बच जाता है, लेकिन जब भी प्रिंसेस दूसरा अटैक करता है वो उससे बच नहीं पाता और वहाँ पर ही ढेर हो जाता है। और उसका ये हालत देखकर प्रिंसेस कहती है मैं काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हुई हूँ कि रिंग किंग इतना ही ज्यादा कमजोर है और मुझे नहीं लगता कि तुम एविस किंग को हरा पाओगे, और इसी वजह से मैं चाहता हूँ तुम अपने आप को प्रूव करो कि तुम मेरे से भी ज्यादा ताकतवर हो, और अगर तुमको दोबारा मेरे से लड़ना है तो तुम मेरे पास आ सकते हो। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर साथो मार्स के साथ ट्रेनिंग कर रहा था और यहाँ पर साथो तो मार्स के ऊपर एक भी अटैक नहीं कर पा रहा था और ये सारा कुछ हिमा दूर से देख रही थी। तो यहाँ पर एक पर्सन सभी को खाना देते हुए बताता है जो भी बंदा हमारा प्रिंसेस को हराएगा प्रिंसेस उसी के साथ शादी करेगी, और मुझे नहीं लगता कोई भी इस कंट्री पे प्रिंसेस के साथ शादी कर पाएगा, क्योंकि इस कंट्री में प्रिंसेस सबसे ज्यादा ताकतवर है। और इसी वजह से हम लोग दूसरी कंट्री से भी कुछ लोगों को बुलाया है ताकि वो लोग हमारे प्रिंसेस को हरा सके, लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग हमारे प्रिंसेस को हरा नहीं पाए। जो सुनकर साथो कहता है क्या मैं प्रिंसेस को हरा भी पाऊंगा, जो सुनकर एल्बास्टर बताने लगते हैं तुम चिंता मत करो, क्योंकि अगर तुम उसके साथ 10,000 बार लड़ोगे भी फिर भी तुम उसको हरा नहीं पाओगे। जो सुनकर साथो काफी ज्यादा घबरा कर कहता है तो फिर मैं प्रैक्टिस ही क्यों कर रहा हूँ, जिस पर एल्बास्टर बताते हैं भूलो मत तुम्हारे पास 2 रिंग है। जो सुनकर साथो कहता है मैच के बीच में मैजिक इस्तेमाल करना ये तो चीटिंग है ना, जिस पर वो खाना सर्व करने वाला बंदा कहता है ये चीटिंग नहीं है, मैजिक तुम्हारा बॉडी पार्ट की तरह तुम्हारा एक हिस्सा है, और अगर तुम प्रिंसेस से जीतना चाहते हो तो तुमको और भी ज्यादा खाना खाना पड़ेगा जिससे कि तुम और भी ज्यादा पावरफुल बन जाओगे। जो सुनकर साथो स्ट्रॉन्ग बनने के लिए ढेर सारा खाना को खाने लग जाता है और आगे साथो प्रिंसेस का एक बैटल देखने के लिए जाता है जहाँ पर प्रिंसेस पहले की तरह एक ही अटैक में वो सामने वाले पर्सन को हरा देती है, और ये देखकर साथो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो एक जगह पर आकर बैठ जाता है और उसको उदास देख के ही मैं उसके पास आकर उसको अपने गोदी में सोने के लिए कहती है, जो सुनकर साथो भी उसके गोद में लेट जाता है और वो दोनों एक साथ बातें कर रहे होते हैं। और यहाँ पर नेफिडिस तो एक जगह पर छुप के उन दोनों की बातें सुन रही होती है और आगे साथो अपना थकान मिटाने के लिए मार्स के साथ हॉट स्प्रिंग पे जाता है, जहाँ पर साथो मार्स से कहता है अगर तुम रिंग किंग होते तो क्या तुम प्रिंसेस को हरा पाते, जो सुनकर मार्स साफ साफ मना कर देता है। और ये सुनकर साथो सोचने लग जाता है क्या प्रिंसेस इतने ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी उन लोगों का मसाज की बारी आ जाता है और वहाँ पर तो साथो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि मसाज लड़कियां जो करने वाली थी, लेकिन तभी वो लड़की कहती है मैं तुम्हारी मसाज नहीं करूंगी। और तभी यहाँ पर साथो के पास एक डरावना बंदा आकर कहता है जनाब आप चिंता मत कीजिए हम आपका मसाज करेंगे।
करेंगे। और वो बंदे को देखने के बाद सातों का तो फट के चौसठ हो जाता है और अगली पल में उसका मसाज भी पूरी तरीके से हो जाता है। अतः यहाँ पर सातों के पास प्रिंसेस आ जाता है, जो देखकर सातों थोड़ा सा हैरान होता है और आगे वो सातों से कहती है जल्दी से तुम मेरे पैर को स्क्रब करो। जिस इनका सातों घबराते हुए कहता है लेकिन मैं तो एक लड़का हूँ। जिस पर वो बताती है मुझे इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और मैंने तुमको फाइट में हरा ही है, इसी वजह से तुमको ये करना ही होगा। और इसी वजह से सातों भी उसका मसाज को करने लग जाता है। और तभी ग्रेनाइट बोलती है मैं ब्लैंक डेट करके काफी ज्यादा थक गई हूँ, क्योंकि हर एक बंदा मुझसे फाइट करता है और कोई भी जीत नहीं पाता। और अगर रिंग प्रिंसेस की ड्यूटी है रिंग किंग का ताकत को बढ़ाना, तो फिर मैं ये रिंग तुमको दे दूंगी और इसी वजह से मैं दोबारा तुमसे बैटल करूंगी और हारने का नाटक करूंगी। और इसी वजह से सभी को ऐसा लगेगा कि तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो। मुझे नहीं पता कि तुम ये रिंग का काबिल हो या फिर नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा साथ दूंगी। और ये सुनकर सातों गुस्से से कहता है मुझे तुम्हारी दया की कोई भी जरूरत नहीं है और कुछ भी हो जाए मैं तुमको हराने के लिए अपना बेस्ट दूंगा। जो सुनकर ग्रेनाइट हंसते हुए कहती है ठीक है तुम अपना बेस्ट देना। और आगे हम लोग देखते हैं सातों काफी ज्यादा ट्रेनिंग करता है प्रिंसेस को हराने के लिए। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सातों उठ जाता है और तभी उसके बिस्तर में से नेफिटिस उठकर उससे कहती है गुड मॉर्निंग सातों। और उसको देखकर सातों चौंकते हुए कहता है आखिरकार तुम यहाँ पर कब से थी? जहाँ पर वो कहती है मैं यहाँ पर हमेशा से थी। और अभी आपका हालत कैसी है, क्योंकि आपने कल काफी ज्यादा ट्रेनिंग की थी और मुझे यकीन है कि आप प्रिंसेस ग्रेनाइट को जरूर हराओगे। जिस उनका सातों बताता है हाँ मैं अपना बेस्ट दूंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इस मैच पे जीत पाऊंगा। जिस पर नेफिटिस कहती है रिंग के पावर की मदद से आप जरूर जीतोगे और आपका दिल जो भी बोले आप वही करना और मैं आपका पूरा साथ दूंगी। जिस उनका सातों कहता है मैं आपसे और भी ज्यादा मेहनत करूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और उसका जाने के बाद नेफिटिस तो काफी ज्यादा शर्माने लग जाता है। और आगे हम लोग देखते हैं सातों मार्स के साथ ट्रेनिंग करने लग जाता है और सातों का बार को देखकर मार्स तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि सातों काफी कम टाइम के अंदर इतना ही ज्यादा अच्छा इम्प्रूवमेंट लेकर आया था। और आगे सातों पूछता है क्या मैं आप प्रिंसेस को हरा पाऊंगा? जिस पर मार्स बताता है मुझे नहीं लगता कि तुम प्रिंसेस को हरा पाओगे और अगर तुम 10,000 बार उससे लड़े तो शायद एक बार तुम उसे जीत जाओ। Emotional, damn it! लेकिन इसके बावजूद भी सातों दोबारा प्रैक्टिस करने लग जाता है और सातों को प्रैक्टिस करते हुए देख के हिमे काफी ज्यादा उदास होती है। और तभी हिमे देखती है दो कैट फॉक्स आपस में बात कर रहे थे। ये लड़का तो रिंकिंग है और ये लड़का प्रिंसेस का बॉडी भी टच की थी। जो सुनकर हिमे घबराती हुए पूछती है आखिरकार तुम ये सारा कुछ क्या बोल रहे हो? और सारा कुछ पता लगने के बाद हिमे बिस्तर पे लेटते हुए सोने लग जाती है। आखिरकार उस टाइम पे सातों ने प्रिंसेस के साथ क्या किया होगा और कब वो मेरे साथ भी वो सारा कुछ करेगा। और जब भी उसको होश आती है वो कहती है आखिरकार मैं ये सारा कुछ क्या सोच रही हूँ। फिर अगले दिन का सीन दिखा जाता है जहाँ पर सातों और ग्रेनाइट का मैच होने वाला था और इसी वजह से सिटी के सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। और जब भी वो दोनों सामने सामने आते हैं उन दोनों को देखकर सभी काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। लेकिन वहाँ पर तो हिमे काफी ज्यादा उदास होती है, जो देखकर एल्बस्टर उससे पूछते हैं आखिरकार तुमको क्या हुआ है हिमे? लेकिन इसके जवाब में हिमे कुछ भी नहीं कहती। और तभी हम लोग एक बंदे को देखते हैं जो कि अभी अभी प्रिंसेस से हारा था, जहाँ पर वो अपने मन में सोचता है काश मैं रिंग किंग बन पाता। और तभी उसके सामने एक ब्लैक रिंग आ जाता है जो कि एविस किंग का रिंग था, जहाँ पर वो रिंग तो वो बंदे को मैनिपुलेट करने की कोशिश करने लग जाता है, जिस वजह से वो बंदा भी मैनिपुलेट हो जाता है और वो एविस किंग का एक नाइट बन जाता है। और देखते देखते वो बंदा सातों के पास आ जाता है और वहाँ पर सातों कह रहा होता है कुछ भी हो जाए प्रिंसेस मैं आपको हरा कर ही रहूंगी। और देखते देखते वो बंदा आकर सीधा सातों के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ठीक टाइम पे ग्रेनाइट जाकर उसको बचा लेती है। और इसी वजह से वो बंदा अपना ब्लैक रिंग की पावर से आसमान से काफी सारे मॉन्स्टर को बुला लेता है। और ये देखकर वहाँ पर कुछ कैट फॉक्स के लोग आकर वो मॉन्स्टर को मारते हैं और कुछ गाय सेबली सभी लोगों को बाहर निकलने में मदद कर रहे थे। और इसी के साथ कुछ लोग वहाँ पर ड्रैगन से लड़ने लगते हैं और वो नाइट को देखकर प्रिंसेस कहती है मुझे अपना वर्दी ओपोनेंट मिल गया है और मैं एविस किंग के बारे में सुना था। और ये कहकर ही सीधा प्रिंसेस उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उसका अटैक से नाइट को कुछ भी नहीं होता और उल्टा उसका स्वॉर्ड ही पिघल जाता है। और ये देखकर सातों भी वो नाइट के पीछे जाकर उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उसके भी अटैक के वजह से वो नाइट को कुछ भी नहीं हुआ था, जहाँ पर वो नाइट भी उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो सीधा दीवार पे जाकर टकराता है। और उसका ये हालत देखकर ग्रेनाइट कहती है सातों तुम यहीं पड़ी रुको मैं उसको संभालती हूँ। जिस पर सातों कहता है क्या तुम पागल हो, तुम्हारा शॉट तो उस तक छू भी नहीं पा रहा है। जिस पर ग्रेनाइट बताती है कुछ भी हो जाए मैं गिव अप तो नहीं करने वाली और हमारा काम है रिंग किंग को प्रोटेक्ट करना और वो ही हम करेंगे। और वो बात अलग है कि तुम्हारे पास रिंग किंग बनने की क्वालिटी नहीं है। और ये बात सातों के दिल पे लगता है और वो कहता है भले ही मेरे पास मैजिक नहीं है लेकिन मैं रिंग की पावर की मदद से वो नाइट को हरा सकता हूँ। जिस उनका ग्रेनाइट
ग्रेनाइट चौंकते हुए कहती है लेकिन ये तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सातो कहाँ ही हार मानने वाला था, जहाँ पर वो कहने लग जाता है नाइट जल्दी से मेरे पास आओ और मेरा रिंग लेकर जाओ। जो सुनकर नाइट भी सातो के पास आ जाने लगता है और जब भी वो सातो के थोड़ा सा क्लोज जाता है सातो अपना विंड पावर का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से उसका आग बुझ जाता है। और ये देखकर तुरंत ग्रेनेड अपना तलवार सातो के तरफ फेंकता है, जो लेकर सातो अपना लाइट पावर का इस्तेमाल करता है। और देखते देखते सातो अपना तलवार की मदद से वो नाइट के ऊपर अटैक कर देता है और इसी वजह से वो बंदे का हाथ से वो ब्लैक रिंग भी निकल जाता है। और इतना ज्यादा पावर देखकर ग्रेनेड कहती है मुझे माफ कर देना क्योंकि मैंने तुमको कम समझा था, और भले ही तुम्हारे पास फिजिकल पावर नहीं है लेकिन तुम रिंग किंग होने के लायक हो और अब तुम मेरे हस्बैंड बनने के भी लायक बन चुके हो। जिसका सातो कहता है मैं फिर से तुम्हारे साथ फाइट करना चाहता हूँ। और आगे वो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ाई करने लग जाते हैं और वहाँ पर सातो तो काफी ज्यादा पीट रहा होता है। और ये देखकर हिमे रोती हुई कहती है अभी भी आखिरकार सातो क्यों लड़ रहा है। और ये देखकर नेफिडिस उसके पास आकर कहती है क्या आप अभी भी सातो को चेयर नहीं करोगे। और यहाँ पर सातो तो बिना रिंग के पावर से लड़ाई कर रहा था, इसी वजह से ग्रेनाइट उससे पूछती है आखिरकार तुम अपना रिंग के पावर क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हो। जिस पर वो बताता है ये रिंग मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरा असली पावर नहीं है, क्योंकि मैं कूल बनना चाहता हूँ अपनी वाइफ के लिए जिससे कि मैं प्यार करता हूँ। और ये सुनकर हिमे काफी ज्यादा खुश होती है और आगे वो शर्माती हुए उससे कहती है अगर तुम ग्रेनाइट को हरा दिए तो रात पे तुम जो मर्जी मेरे साथ कर सकते हो। और हिमे का ये बात सुनकर सातो तो फुल एनर्जी में आ जाता है और तभी सातो को किसी की आवाज आती है और ये और कोई नहीं फर्स्ट रिंकिंग होता है, जो कि कहता है तुम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लड़के हो और चिंता मत करो मैं फाइट पे तुम्हारी मदद करूंगा और मैं जैसे जैसे बोलूंगा तुम वैसा ही करना। और यहाँ पर सातो को पता चलता है ये आवाज तो ये रिंग से आ रहा था। और आगे पहला रिंकिंग बताते हैं तुम ज्यादा टेंशन मत करना क्योंकि ये इस रिंग का पावर नहीं है बल्कि तुम्हारा ये ओरिजिनल पावर है। और देखते देखते ग्रेनाइट फिर से सातो के ऊपर अटैक करती है और वो तो काफी ज्यादा फास्ट होती है और सातो उसको देख नहीं पाता, लेकिन रिंग की आवाज के मदद से उसको पता चल जाता है कि ग्रेनाइट ऊपर से आने वाला है। और इस चीज का मौका उठाकर सातो एक ही अटैक में उसको हरा देता है। और यहाँ पर ग्रेनाइट को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई उसको हरा दिया है और इसी वजह से वो सीधा जाकर सातो को किस कर देती है। और इसी वजह से सातो का भी शादी हो जाता है और उसके पास दो रिंग आ गए थे। और आगे वो कहती है रिंग किंग तुमने मुझे हरा दिया है, इसी वजह से मैं तुम्हारी वाइफ बन चुकी हूँ और मैं तुम्हारी वाइफ बन चुकी हूँ तो चलो हम दोनों एक बच्चा पैदा करते हैं। और ये सुनकर सभी तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और तभी सातो उठकर कहता है रुको जरा अभी मैं ये सारा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैंने पहले किसी और को प्रॉमिस करके रखा है। और ये सुनकर हिमे तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हिमे और सातो एक ही बेड पर होते हैं और यहाँ पर सातो तो काफी ज्यादा थक गया था, इसी वजह से वो हिमे के ऊपर ही सो जाता है, जो देखकर हिमे भी उसको एक किस देती है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और जब भी सातो बाजू में हिमे को देखती है हिमे उससे कहती है गुड मॉर्निंग सातो। और यहाँ पर हिमे तो पूरा ही नंगा था जिस वजह से सातो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। तो यहाँ पर कंबल में से नेफिडिस निकलते हुए कहती है कल रात पे तो कुछ भी नहीं हुआ। जिस दिन का हिमे उससे पूछती है आखिरकार तुम इस कंबल में कब से थी, अब तुम्हारा रिवॉर्ड का टाइम खत्म हो गया है अब मेरी बारी है। तो यहाँ पर ग्रेनेड भी आ जाती है और कहती है उसके बाद मेरी बारी। और यहाँ पर सातो के साथ ग्रेनेड का शादी हो गया था, इसी वजह से वो लोग एक जश्न रखते हैं और वहाँ पर सभी तो सातो को काफी ज्यादा चेयर करते हैं। और तभी ग्रेनेड का फादर कहते हैं फाइनली उसको उसका पसंद का लड़का मिल गया और मैं इस वजह से काफी ज्यादा खुश हूँ। और यहाँ पर हिमे तो काफी ज्यादा जेलस फील कर रही थी, इसी वजह से वो ड्रिंक करता है और एक पैक पीने के बाद ही उसको काफी ज्यादा नशा चढ़ जाता है। और इसी वजह से सातो उसको उठाकर अपने रूम पे लेकर आता है और वहाँ पर हिमे बताती है तुम हर समय मुझे टेंशन देते हो, इसी वजह से मैंने ड्रिंक किया। और सारा कुछ सुनने के बाद सातो उससे कहने लग जाता है मैं तुम्हारे साथ बहुत सारा कुछ तो करना चाहता हूँ लेकिन यहाँ पर नहीं, मैं अपने वर्ल्ड पे जाकर ये सारा कुछ करना चाहता हूँ क्योंकि ये वर्ल्ड मेरे लिए काफी ज्यादा अजीब है। जो सुनकर हिमे उससे कहती है तो फिर ठीक है अभी के लिए तुम मेरा बूस्ट को दबा सकते हो। जो सुनकर सातो तो काफी ज्यादा शर्मा जाता है, लेकिन हिमे के और एक बार कहने पर सातो उसका बूस्ट को दबाने लग जाता है। और यहाँ पर नेफिडिस और ग्रेनेड तो ये सारा कुछ देख रहे थे जिस वजह से वो दोनों काफी ज्यादा शर्मा जाते हैं। और वहाँ पर तो कैट पाउडर जल रहा था, इसी वजह से ग्रेनेड अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो उससे कहती है मेरे साथ भी अब बहुत सारा कुछ करो। और ये सुनकर हिमे और नेफिडिस मिलके उसको मार के बेहोश कर देते हैं और आगे वो लोग मिलके किंगडम ऑफ वाटर में चले जाते हैं। और वो सिटी तो काफी ज्यादा खूबसूरत था। तभी वो लोग नोटिस करते हैं वहाँ पर तो मार्स नहीं था और इस पर अल्बास्टर बताते हैं शायद मार्स किसी काम पर गया होगा। और ये सुनकर सातो अपने मन में सोचता है वो यहाँ पर हमेशा से आना चाहता था। और तभी वहाँ पर एक लड़की भागती हुई आती है और कहती है आप ही रिंकिंग हो ना, और मैंने आपके बारे में काफी कुछ सुना है और मैं आपकी काफी बड़ी एक फैन हूँ। जो सुनकर सातो तो काफी ज्यादा शर्मा जाता है और आगे वो लड़की उसको एक गुलदस्ता देते हुए उसको सीधा जाकर किस कर देती है। और यहाँ पर हम लोगों को पता चलता है वो लड़की और कोई नहीं थी बल्कि किंगडम ऑफ वाटर की क्वीन थी। और आगे वो लड़की कहती है तुम तो काफी ज्यादा केयरलेस हो, मेरा नाम है सफीर और तुम अब से यहाँ का प्रिंस हो। जो सुनकर सातो तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और आगे वो सभी प्रिंसेस को देखते हुए कहती है लगता है मुझे इन सब से नहीं बनेगी। और आगे वो कहती है तुम अब से मेरी
हस्बैंड हो और इसी वजह से तुम्हारे ऊपर इस घंटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है और मैं आशा करती हूँ तुम इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाओगे और आप सब भी मेरे साथ आइए क्योंकि मैं रिंकिंग का पूरा ताकत को देखना चाहती हूँ। जिसन का सातो पूछता है आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो, जिस पर वो बताती है कुछ टाइम बाद ये घंटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और तभी यहाँ पर कुछ गार्ड अगर कहते हैं प्रिंसेस आप जल्दी से पैलेस पे चलिए और ये सुनकर तभी साफी सातो को गले लगाती हुए कहती है ये रिंकिंग है और मेरे साथ इसका शादी हो गई है। और ये सुनकर वो नाइट भी समझ जाता है और कहता है आप लोग हमारे साथ चलिए। और आगे एल्वेस्टर सभी को बताते हैं जिस नाइट को तुमने अभी देखा था वो मार्स का बड़ा भाई है और उसका नाम स्लडर है जो कि एक अनडिफिटेड नाइट है। और आगे ग्रेनाइट भी कुछ बोलती है जो सुनकर सातो कहता है तुम तो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो। और ये सारा कुछ सुन के सफीर कहती है एक बीज लड़की आखिरकार क्या ही जानेगी। और ये सुनकर ग्रेनाइट तो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और आगे वो लोग कैसल पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन लोगों को एक अजीबोगरीब आवाज सुनाई देता है। और आगे सफीर बताती है कुछ समय बाद यहाँ पर एक मॉन्स्टर अटैक करने वाला है तो फिर तुम लोग रेडी रहना। तो यहाँ पर अचानक से काफी खतरनाक एक मॉन्स्टर ऑक्टोपस अपीयर हो जाता है जहाँ पर वो सीधा सातो के ऊपर अटैक कर देता है जो देखकर सातो सबसे पहले अपना फायरिंग से उसके ऊपर अटैक कर देता है। फिर सातो लाइट मैजिक का इस्तेमाल करके अपना स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसका अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था जिस वजह से वो मॉन्स्टर वहाँ पर ही हार जाता है। और उसका ये खतरनाक पावर को देख के साफिर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और ये देखकर दूसरे से स्लेडर अपने मन में कहता है तो ये है रिंकिंग की पावर। और आगे वो लोग कैसल के अंदर जाते हैं जहाँ पर साफिर रिंकिंग के पावर के बारे में अपने डैड को सारा कुछ बता देती है। और आगे वो कहती है आपने बोला था रिंग ना देने के लिए लेकिन मैंने तो रिंग दे दिया, क्या इस वजह से आप बुरा मान रहे हो। और ये सुनकर किंग के बगल में जो औरत थी वो कहती है आखिरकार तुम ये क्या बात कर रहे हो। और आगे वो औरत किंग के कान में बोलने लग जाती है अब हमारे कंट्री पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। जो सुनकर किंग कहते हैं रिंग किंग आखिरकार तुम हमारे किंगडम पे क्यों आए हो और तुम्हारी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। और ज्यादा चिल्लाने के कारण किंग को भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, इसी वजह से वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पर सातो को भी समझ नहीं आ रहा था आखिरकार मैंने यहाँ पर क्या किया। और इसी वजह से वो साफिर से पूछता है क्या वो औरत तुम्हारी मदर है, जिस पर वो गुस्सा होकर कहती है नहीं वो औरत को मेरे पापा ने हायर किया था लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे फादर उसके ऊपर कुछ ज्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं। और वो लोग बात करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं तभी यहाँ पर एक लड़की आकर साफिर से कहती है दीदी आखिरकार आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपने कहा था हम दोनों एक साथ रिंकिंग से शादी करेंगे। जिस पर साफिर बताती है अभी कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि हमने पहले डिसाइड कर लिया था। और आगे साफिर बताती है ये मेरी ट्विन सिस्टर है और इसका नाम साफिरा है। और तभी साफिरा कहती है दीदी आपने ऐसा क्यों किया और आप कैसे इतना बेकार दिखने वाले लड़के से शादी कर सकते हो। और ये सुनने के बाद सातो तो काफी ज्यादा निराश हो जाता है। और आगे ग्रेनाइट कहती है सातो ने मुझे बैटल में आ रहा है लेकिन वो सुंदर है या फिर नहीं मैंने इसके बारे में ज्यादा नोटिस नहीं किया। और आगे नेफिटिस भी बोलती है मैं तो एक एल्फ हूँ और मैं सुंदरता के बारे में क्या ही बात करूँ। और ये सुनकर सातो तो और भी ज्यादा दुखी हो जाता है लेकिन तभी ही मैं सातो का तारीफ करने लग जाता है, तब जाकर सातो को थोड़ा सा राहत मिलता है। और तभी अचानक से वहाँ पर मार्स आकर कहता है साफिरा मैंने अभी तक वो प्रॉमिस को भूला नहीं हूँ। जिस पर साफिरा बोलती है मैं तुम्हारी आवाज को सुन नहीं सकती हूँ, ये कहकर वो वहाँ से भाग जाती है। और इसी वजह से मार्स भी उसके पीछे जाता है। और ये सारा कुछ देख के सातो साफिर से पूछता है आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। जिसका साफिर बताती है असल में मार्स साफिरा का लवर है। तो फिर चलो मैं तुम लोगों को एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक गिजरस करके एक एम्पायर था जो कि पूरा वर्ल्ड को कब्जा करना चाहता था लेकिन वो वाटर सिटी को बल के दम पे हरा नहीं सकता था। और इसी वजह से वो अपने छोटे बेटे मार्स को इस कंट्री में भेजा था जिससे कि वो यहाँ का इन्फॉर्मेशन बाहर पे भेज सके। लेकिन समय के साथ साथ मार्स और साफिरा को प्यार हो गया और इसी वजह से मार्स मिशन पे ध्यान नहीं दिया और उसको वापस से बुला लिया गया। और तभी मार्स के पास एक लेटर आता है कि एम्पायर के ऑर्डर के वजह से उसको एक रिंकिंग बनना पड़ेगा और रिंकिंग बनने के बाद वो साफिरा से जरूर शादी करेगा। और मार्स के पास यही रास्ता था साफिरा से शादी करने का लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो किसी दूसरे वर्ल्ड का लड़के को रिंकिंग बना दिया और मार्स ने अपना प्रॉमिस तोड़ा। इसी वजह से साफिरा काफी ज्यादा उदास है। और दूसरे साइड मार्स को दिखाया जाता है जो कि साफिरा से कहता है साफिरा मैं तुमसे उतना ही ज्यादा प्यार करता हूँ जैसे कि मैं पहले करता था। जिस पर साफिरा रोते हुए कहती है आखिरकार तुम रिंकिंग क्यों नहीं बने। जिस सुनकर मार्स कहता है मैं रिंकिंग का लायक नहीं था और असल में ये चीज तो वो साफिरा से वादा किया था लेकिन मार्स ये वादा को निभा नहीं पाया। और इसी वजह से साफिरा वहाँ से चली जाती है। और आगे साफिरा अपना स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए बताती है उसके बाद विनिक्स हमारे पास आई और पहले तो उसके स्टोरी पे कोई भी बिलीव नहीं करता था लेकिन जब भी उसका प्रेडिक्शन सच होने लग गया उसको सभी बिलीव करने लग गए। और ये सारा कुछ सुनकर सातो उससे कहता है क्या तुमको ये नहीं लगता है एम्पायर ने विनिक्स को भेजा है। जिस पर साफिरा बताती है हाँ मुझे भी ये लगता है। फिर दूसरे साइड विनिक्स को दिखाया जाता है जो कि कहती है साफिर ने मेरे प्लान को पूरा बिगाड़ दिया है और इसी वजह से तुम लोग जल्दी से जाओ और रिंकिंग को मारकर रिंग मेरे पास लेकर आओ। और ये सुनकर वो लोग भी रिंकिंग को मारने के लिए उनके पास जाते
हैं। और यहाँ पर रिंकिंग तो 2 लड़कियों के साथ सो रहा था, इसी वजह से वो लोग बातें करते हैं कि मैं तो काफी ज्यादा जेलस कर रहा हूँ रिंकिंग से। तो यहाँ पर ग्रेनेड आ जाती है और उन लोगों को पीट के बेहोश कर देती है। साफी सच बोल रही थी कि ये लोग रिंकिंग को मारने के लिए आए हैं और इनके सिर पे तो हॉर्न भी नहीं है, तो फिर शायद ये लोग दूसरी कंट्री से होंगे। और तो यहाँ पर अचानक से एक स्मोक बॉम्ब फटता है और इसी वजह से ग्रेनेड कुछ भी नहीं देख पाती और इस चीज का फायदा उठाकर वो लोग भाग जाते हैं। और अगले दिन सुबह पे ग्रेनेड सभी को ये बात बता रही होती है और तभी हम लोग को एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि रिंकिंग के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन ठीक टाइम पे अल्बस्टर अपने मैजिक के मदद से रिंकिंग को बचा लेता है और आगे वो लोग स्विमिंग पूल पे मजे करने लग जाते हैं। और तभी यहाँ पर ग्रेनेड साटो के क्लोज आकर उससे कहती है चलो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर ही बच्चा पैदा करते हैं। और उन दोनों को इतना क्लोज देख कर ही मैं चिल्लाती हुई कहती है आखिरकार तुम दोनों क्या कर रहे हो। और आगे वो साटो के पास जाकर कहती है पहली बारी मेरी है। और इसी वजह से उन दोनों के बीच में बहस होने लगती है, जिसका फायदा उठाकर नेफिटी साटो के पास जाकर कहती है मैं अभी लाइन पे हूँ, इसी वजह से मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर साफी आ जाती है और उसके स्विमिंग सूट को देख के सभी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और आगे साफी सातो के पास जाकर उसे कहती है सातो हमको सबसे पहले विनिक्स को एक्सपोज करना पड़ेगा। और यहाँ पर उन दोनों के बातें विनिक्स का एक मेंबर सुन रहा होता है। फिर दूसरी साइड मार्स को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा उदास होता है। और यहाँ पर सातो आकर उससे कहता है मुझे लगता है तुम काफी ज्यादा टेंशन में हो, जिस पर मार्स बताता है हाँ क्योंकि उसमें सारा गलती मेरा ही था। जिस इनका सातो उससे पूछता है आखिरकार तुमने मुझे रिंकिंग बनने क्यों दिया और अगर तुम रिंकिंग होते तो तुम्हारे साथ साफिरा के शादी हो जाता। जिस पर वो बताता है जब मैं हिमे के साथ शादी करने वाला था और उस टाइम पे उसका फेस साफिरा के जैसा लग रहा था और इस कारण मुझे पता था आखिरकार हिमे क्या फील कर रही है और यही वो कारण है जिस वजह से मैंने तुमको रिंकिंग बनने दिया। और ये सुनकर सातो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मार्स अपने भाई के पास आकर उससे कहता है हमने तो वादा किया था ना कि इसके बाद से ये कंट्री के ऊपर कोई भी अटैक नहीं होगा। जिस पर स्लाटर बताता है ये फादर का ऑर्डर है और वो तुमको अभी भी माफ नहीं किया क्योंकि तुमने रिंकिंग नहीं बने। और ये बताकर स्लाटर वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद तभी वहाँ पर विनिक्स आकर मार्स से कहती है तुम चिंता मत करो, तुम रिंकिंग का रिंग को छीन सकते हो और इसी के साथ तुमने रिंकिंग का भरोसा भी जीत लिया है। और करीब 3 दिन बाद यहाँ पर मॉन्स्टर अटैक करने वाले हैं और इसी वजह से उस टाइम पे चारों तरफ कियोस ही कियोस होगा और इसी चीज का मौका उठाकर आप रिंकिंग को हरा देना। और उसका ये बात को सुनकर मार्स भी मैनिपुलेट होने लगता है और उसका ये बात को सुनकर मार्स पूछता है क्या तुम हमारे किंगडम का कोई जासूस हो। जिस पर वो बताती है मैं एक नॉर्मल ह्यूमन हूँ जो कि फ्यूचर को देख सकती है और ये किंगडम के ऊपर काफी सारे मॉन्स्टर अटैक करने वाले हैं और यही तुम्हारे पास मौका होगा रिंकिंग को मारने का। और सातो एक दूसरी दुनिया से आया हुआ एक इंसान है और इसी वजह से उसके पास इस दुनिया का रिंग पहनने का कोई भी हक नहीं है और अगर देखा जाए तो असली रिंकिंग तो तुम ही हो। और ये सारा कुछ कहकर ही वो मार्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा होता है और आगे वो एक तलवार निकाल कर उससे कहती है तुम्हें तलवार की मदद से रिंकिंग को काफी इजीली हरा सकते हो क्योंकि रिंकिंग की कोई भी पावर ये तलवार के ऊपर वर्क नहीं करने वाला। और उसका इतना सारा बात सुन के मार्स भी मैनिपुलेट होने लग जाता है और आगे हम लोग देखते हैं मार्स वो तलवार को ले लेता है और ये देखकर विनिक्स जाते हुए उससे कहती है सारे रिंग को लेके तुम अपना एम्पायर पे आ जाना, मैं वहाँ पर ही तुम्हारा वेट करूंगी। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मार्स अपने पास्ट के बारे में सोचने लग जाता है, जहाँ पर मार्स के फादर मार्स से काफी ज्यादा बेइज्जती करते हैं और आगे वो मार्स से कहते हैं तुम हमारे किंगडम को बिल्कुल भी संभाल नहीं पाओगे और मेरी वजह से तुमको रिंकिंग बनने का मौका मिला है, नहीं तो तुमको ये नहीं मिलता। और ये सारा कुछ सोचकर मार्स काफी ज्यादा निराश होकर आगे जाने लगता है और जाते हुए वो साफिरा को नहाते हुए देखता है और जब भी साफिरा उसको देखती है काफी ज्यादा शर्माते हुए वहाँ से भाग जाती है। और ये देखकर मार्स तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहने लग जाता है मेरे से काफी सारी गलती होगी और मैं सारा कुछ खो दिया। और इसी वजह से उसके तलवार के ऊपर एक चीज चमकने लग जाता है जिस वजह से मार्स तो पूरी तरीके से मैनिपुलेट हो जाता है और इसी वजह से मार्स कहने लग जाता है रिंकिंग मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। फिर दरबार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्लेटर सबसे कह रहा होता है सातो और तुम यहीं पर ही रहना और हमारी सेना बाहर पे निगरानी रखेगी और हम लोग बाहर का मॉन्स्टर को संभालेंगे और अगर बाई चांस अंदर कोई आ जाता है तो तुम संभाल लेना रिंकिंग। और उसका ये बात को सुनकर सातो भी हाँ कह देता है और जब भी सातो बाहर जाता है हिमे उसके पास आकर उसको किस कर देती है और आगे हिमे बताती है तुम बैटल पे जा रहे हो इसी वजह से तुम्हारा पावर को भी एक्टिवेट करना पड़ेगा। और इसका ये बात को सुनकर सातो भी शर्माने लग जाता है और तभी पर ग्रेनेड भी आ जाती है और वो भी सातो के पास जाकर उसको किस कर देती है जो देखकर हिमे उससे कहती है आखिरकार तुम ये सारा कुछ क्यों कर रहे हो। जिस पर वो बताती है आखिरकार क्या हुआ सातो मेरा भी तो हस्बैंड है। और तभी यहाँ पर नेफिटिस आ जाती है और वो कहती है क्या मैं ये कर सकती हूँ और इसी वजह से नेफिटिस भी सीधा जाकर सातो के गाल पे एक किस करती है। और ये सारा कुछ देख के साफिर का तो कुछ अलग ही रिएक्शन होता है जहाँ पर वो अपने मन में कहती है आखिरकार ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और इसी वजह से अल्बस्टर उसको बताने लगते हैं रिंकिंग का कनेक्शन जितना उसका वाइफ के साथ होगा उतना ही
उसका पावर बढ़ेगा। और यहाँ पर मार्स तो ये सारा कुछ दूर से देख रहा था और वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। और तभी हम लोग को स्लेडर का सेना को दिखाया जाता है जो कि मॉन्स्टर से लड़ रहे थे और ये सारा कुछ स्लेडर साइड में खड़े होके देख रहा था। और तभी यहाँ पर एक सेना आकर उसको बताता है इन लोगों का जो बॉस मॉन्स्टर है वो पैलेस को ऊपर ही अपीयर हुआ है, इसी वजह से हम लोग को जल्दी से वहाँ पर सेना भेजना होगा। और उसका ये बात सुनकर स्लेडर बताता है इसका कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पर रिंग किंग है और वो अकेला है, उसको संभाल लेगा। फिर हम लोग को पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सातों के सामने काफी खतरनाक एक मॉन्स्टर अपीयर होता है और इसी वजह से सभी प्रिंसेस अंदर चले जाती है। और यहाँ पर अल्बास्टर और सातों लड़ाई के लिए तैयार हो ही रहे थे तभी वहाँ पर पीछे से मार्स आता है जहाँ पर मार्स अपना तलवार को निकाल कर सीधा सातों के ऊपर अटैक कर देता है। और ये सारा कुछ अल्बास्टर भी समझ जाता है और वो सातों को साइड में हटने के लिए कहता है और इसी वजह से सातों वाल वाल बसता है। और तभी वहाँ पर वो मॉन्स्टर भी उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है जो देखकर अल्बास्टर वो मॉन्स्टर को संभालते हुए सातों से कहता है सातों तुम मार्स को संभालो, मैं तब तक ये मॉन्स्टर को देखता हूँ। और ये सुनकर सातों भी मार्स से पूछता है आखिरकार तुमको हुआ क्या है और पहले तो तुम बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे। जिस पर मार्स बताता है मेरा असली मकसद है बस रिंग को लाना और ये सारा कुछ मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हारा ट्रस्ट को जीतना चाहता हूँ, जिस चीज का फायदा उठाकर मैं बाद में तुमको धोखे से मार दूं। और ये बताकर ये मार्स उसके ऊपर अटैक कर देता है और ये देखकर सातों उससे कहता है आखिरकार तुमको हो क्या गया है, जल्दी से होश में आओ। और उसको देखकर अल्बास्टर बताता है सातों मार्स को कोई मैनिपुलेट किया है। जिस सुनकर सातों पूछता है आखिरकार मैं अब क्या करूँ, क्या मैं होली वाटर के मदद से उसको फिर से नॉर्मल कर दूं। इस पर अल्बास्टर बताता है इसके बारे में मुझे नहीं पता लेकिन तुमको ये रोकना पड़ेगा। और यहाँ पर मार्स तो काफी ज्यादा पावरफुल था, इसी वजह से सातों अपने मन में सोचता है मैं इसको शॉर्ट के मदद से तो बिल्कुल भी हरा नहीं सकता। और इसी वजह से सातों अपना रिंग की मदद से उसको ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पर मार्स भी कम नहीं होता जहाँ पर वो अपना शॉर्ट के मदद से उसका अटैक को डॉज कर लेता है। और ये देखकर सातों काफी ज्यादा शॉक्ड होकर सोचता है आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और तभी सातों का रिंग उससे बातें करने लग जाता है जहाँ पर वो बताता है उसके हाथ में नॉस्टैल्जिक शॉर्ट है और इसी वजह से मेरी पावर उसके ऊपर यूज नहीं हो पाएगी। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है आखिरकार ये शॉर्ट उसको मिला कहाँ से। और आगे वो रिंग बताता है तुम टेंशन मत करो, तुम अपने पावर के मदद से उसको काफी इजीली हरा सकते हो। और ये सारा कुछ सुन के सातों कहता है तुम अपना मुंह बंद रखो क्योंकि मैं मार्स को नहीं मारने वाला। और जब भी सातों मार्स का फेस को देखता है उसको पता चलता है मार्स ये सारा कुछ नहीं करना चाहता, लेकिन कोई तो है जो कि मार्स को ये सारा कुछ करने के लिए कंट्रोल कर रहा था। और दूसरी साइड पैलेस में भी सभी को पता चल जाता है कि मार्स और सातों एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। और ये सुनकर साफिरा तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और तभी यहाँ पर सभी प्रिंसेस बालकनी में आते हैं उन लोगों को देखने के लिए जहाँ पर मार्स सीधा सातों के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। और यहाँ पर मार्स उसको मार सकता था लेकिन वो उसको मारता नहीं है। और ये देखकर सातों कहता है मुझे पता था तुम मुझे मारना नहीं चाहते हो मार्स, और तुम ऐसा कभी भी नहीं कर सकते क्योंकि तुम काफी ज्यादा काइंड पर्सन हो। और ये सुनकर मार्स भी वहाँ पर बैठ जाता है और कहने लग जाता है सातों प्लीज तुम मुझे मार दो क्योंकि मेरे लवर ने मुझे छोड़ दिया है और मैं रिंग किंग भी बन नहीं पाया और इसी के साथ मैंने तुमको चोट भी पहुंचाया है, इसी वजह से प्लीज तुम मुझे मार दो। जो सुनकर सातों कहता है तुम ये सारा कुछ मत सोचो, अगर तुम मेरे साथ नहीं होते तो मैं इस जर्नी पे नहीं टिक पाता। और ये सुनकर मार्स को भी काफी अच्छा फील होता है। और आगे सातों कहता है तुम मेरे दोस्त हो इसी वजह से तुम मेरे साथ रहो। और आगे सातों का रिंग उसको बताता है जल्दी से तुम उसका स्वॉर्ड का क्रिस्टल को तोड़ दो। और ये सुनकर सातों भी ऐसा ही करता है जिस वजह से मार्स दोबारा नॉर्मल हो जाता है। और ये सारा कुछ दूर से देख के विनिक्स कहता है मैं इस बार भी हार गई। और दूसरी साइड वो मॉन्स्टर सीधा जाकर हिमे के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन ठीक टाइम पे ग्रेनेड आकर उसको बचा लेती है। और इस का फायदा उठाकर वो मॉन्स्टर तुरंत साफिरा को पकड़ लेती है। और ये देखकर मार्स तो काफी ज्यादा डर जाता है। और देखते देखते वहाँ पर विनिक्स भी आ जाती है जहाँ पर वो कहती है मार्स जल्दी से तुम सातों से सारा रिंग ला कर दो। और ये सारा को सुनकर मार्स साफिरा के पास जाकर उससे कहता है साफिरा क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी। जो सुनकर विनिक्स कहता है क्या तुम बेवकूफ हो गए हो। और तभी इसका फायदा उठाकर सातों साफिरा को बचा लेता है। और इस वजह से साफिरा तो नीचे गिरने लगती है लेकिन ठीक टाइम पे मार्स उसको पकड़ लेता है। और इस वजह से विनिक्स तो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। और इसी वजह से वो अपनी रियल फॉर्म पे आने लगती है और वो अपना मॉन्स्टर का भी रूप बदल लेती है। और ये सारा कुछ दिक्कत तभी वहाँ पर साफिरा का सातों को एक किस देती है। और इसी वजह से सातों के पास जो वाटर पावर था वो एक्टिवेट हो जाता है। और इसी वजह से देखते देखते साफिर एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर में बदल जाती है जहाँ पर साफिर तो एक ही अटैक में विनिक्स का जो मॉन्स्टर होता है उसको हरा देता है। और ये देखकर सातों भी काफी ज्यादा हैरान होता है और यहाँ पर विनिक्स भी हार जाती है। और इसी वजह से विनिक्स अपना पावर की मदद से वहाँ से भाग जाती है। फिर थोड़ी देर बाद पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किंग तो पूरी तरीके से बदल गया था, जहाँ पर वो बताता है मुझे वो इसने कंट्रोल कर लिया था इसी वजह से मैं इतना ज्यादा खराब बन गया था, लेकिन रिंग किंग की वजह से मेरी किंगडम और सारा कुछ बिल्कुल ठीक है। और आगे किंग सभी से शुक्रिया कहता है क्योंकि अगर सभी लोग नहीं होते तो ये किंगडम पूरी तरीके से खत्म हो जाता। और तभी किंग बोलते हैं फाइनली साफिर तुम एक अच्छे से हस्बैंड ढूंढ लिया। जिस पर साफिर बताती है आप ये क्या बोल रहे हो, ये तो एक बेवकूफ सा लड़का है। और ये सुनकर सातों को भी काफी ज्यादा बुरा लगता है। और तो यहाँ
यहाँ पर मार्स आकर कहता है मैं चाहता हूँ मैं आपकी बेटी साफिरा से शादी कर लूँ। और उसका ये बात को सुनकर किंग भी मान जाते हैं। और ये सुनकर मार्स कहता है सातो मैं तुमसे एक काम में तो आगे हूँ। और यहाँ पर सातो को तो पहले कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन तभी सातो चौंकते हुए कहता है क्या तुमने बहुत सारा कुछ कर भी लिया। और तभी स्लेडर यहाँ से जाते हुए मार्स को बताता है जो फिनिक्स थी वो हमारे एम्पायर से कुछ कनेक्शन है, इसी वजह से मुझे वहाँ पर जाकर चेक करना पड़ेगा। और मार्स तुम कभी भी हमारे एम्पायर पे आ सकते हो। और ये सुनकर मार्स भी काफी ज्यादा खुश होता है। और तभी हम लोग विनिस को देखते हैं जो कि किंग को सारा कुछ बता देते हैं। जिस सुनकर किंग कहता है तो फिर क्या हुआ, जिस पर विनिस बताती है भले ही मैं इसमें हार गई हूँ लेकिन मैं अभी भी मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकता हूँ। और ये कहकर वो किंग को कंट्रोल करने का भी कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर किंग ये समझ जाता है और वो उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि तुम एक यूजलेस हो और तुम अभी मेरे किसी भी काम के नहीं रहे। और ये सारा कुछ देख के विनिक्स पूछती है आखिरकार तुमने ये सारा कुछ किया ही क्यों। जो सुनकर किंग बोलता है मेरे रास्ते में कोई भी आए चाहे वो रिंग किंग हो या फिर एवेस किंग, मैं सभी को मार डालूंगा। और आगे हम लोग सभी को एक ही साथ एक ही बेड में देखते हैं। फिर हम लोग को पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एल्बास्टर सभी को बताते हैं अगर तुम चारों लड़कियां रिंग किंग के पास रहोगे तो रिंग किंग का पावर काफी ज्यादा ही बढ़ जाएगा। और इसी के साथ ये वाला एनिमे का पार्ट 1 खत्म होता है। और अगर आप लोगों को पार्ट 2 चाहिए जल्दी से कमेंट कीजिए। और इसी के साथ वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चैनल पे न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए सायोनारा।